ये है कमाई का अड्डा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और आज थोड़ा सा शांत है मार्केट। निफ्टी बैंक कोशिश तो करे अपनी चाल को बेहतर करने की, लेकिन देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे के कारोबार में कुछ और मोमेंटम आता है या नहीं। लेकिन पहले हेडलाइंस। नया रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार में हल्का कंसोलिडेशन, हल्की तेजी के साथ निफ्टी 22,400 के आसपास। निफ्टी बैंक और मिड कैप में 0.25% की तेजी। सरकारी कंपनियां, पावर और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में सबसे ज्यादा हरकत। बीएचएल में जोरदार तेजी, शेयर करीब 14% ऊपर। सिंगरौली प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने के बाद बनी तेजी। 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा रही है एनटीपीसी। और पावर सेक्टर को 56,000 करोड़ की सौगात मिलने से पूरे एनर्जी सेक्टर में दिखी तेजी की रफ्तार। एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड और टाटा पावर जैसे स्टॉक्स 4% भागे। अब भारत में भी मौसम वायदा हुआ शुरू, को मिली मंजूरी। दुनिया का 6वां देश बना। मौसम से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों और कंपनियों को मिलेगी हेजिंग की सुविधा। एनसीडीएक्स पर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट शुरू। और साइबर अपराध रोकने के लिए सरकार की बड़ी पहल। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया चक्षु पोर्टल। इस पोर्टल में फ्रॉड से जुड़ी हुई कॉल्स की शिकायत कर पाएंगे ग्राहक। और अगले बजट में विकसित भारत का पेश हो सकता है रोड मैप। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और निवेश पर हो सकता है खासा फोकस। मंत्रिपरिषद की बैठक में ऐसे कई अहम प्रस्तावों पर हुई चर्चा। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। और भारतीय बाजारों में आज फिर से 22,400 के आसपास हम कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। 440 तक की ऊंचाई छुई थी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा थोड़ा करके मार्केट रेजिस्टेंस दिखा रहा है। और ये बात निफ्टी के लिए बैठ रही है और साथ ही निफ्टी बैंक के लिए भी। पिछला सत्र जो था वो सैटरडे वाला सत्र था, बहुत ही शांत कारोबार उस दिन था। लेकिन आज पूरे वॉल्यूम्स, पूरे पार्टिसिपेशन के साथ भी गौर करेंगे। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स ही हैं जहां पर कुछ एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है। निफ्टी और निफ्टी बैंक के ट्रेडर्स आज अभी भी साइडलाइंस पर ही ट्रेड दिखा रहे हैं। तो आज क्लोजिंग के लिए क्या एक अपटिक देखने की गुंजाइश है? क्या वो 440 डे हाई के ऊपर हम पार जा पाएंगे? वो बड़ा सवाल रहेगा। वीरू, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा मोमेंटम निफ्टी इस घंटे तो गवा रहा है, क्योंकि 22,392 पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अब वहां से थोड़ा सा स्लाइड दिखाया है। एक पुलबैक की उम्मीद करें या नहीं? हर्षिता, पहले ये बताइए कि वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपका बहुत दिनों बाद आया। वो कोल इंडिया के संदर्भ में बात कर रहे थे हम। ननिहाल का तड़का देखा आपने? हाँ। कोल इंडिया 13% ऊपर है। भेल कोल इंडिया नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, भेल। मैं एक्चुअली ओआई सब भी देखा था अभी बैठ के, तो भेल ने जोरदार कमाल किया है। मैं वही सुबह अनुज से मैं वही बात कर रहा था कि हर्षिता और मैं लास्ट सेशन में यही बात कर रहे थे। खैर, दिस वाज ऑन द लाइटर नोट। मैं कोल इंडिया सुन के ना कंफ्यूज हो गई। हाँ, मुझे लगा से कोल इंडिया का क्या प्लान था, ये तो मुझे पता नहीं था। लेकिन हाँ, भेल का वो कनेक्शन तो आज भेल में तो आज तेजी का करंट है। बिल्कुल। और मैं एक्चुअली ओआई समरी देखा था हर्षिता। पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा निफ्टी बैंक से पहले। निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पे आज मैंने अपनी 7 बजे की कमेंट्री शुरू करने से पहले 2 बातें कही थी कि बिफोर टॉकिंग अबाउट निफ्टी मैं 2 यार्डस्टिक, 2 आई थिंक थ्रेशोल्ड पॉइंट्स तय करना चाहूंगा। आइदर निफ्टी आईटी 37,800 की ट्रेजेक्टरी पार करे। देखिए, हमें कभी भी चलने के लिए निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक का योगदान चाहिए होता है। या तो 37,800 के ऊपर निफ्टी आईटी निकले हर्षता, वो नहीं हुआ एज ऑफ नाउ। या फिर बैंक निफ्टी किसी भी सूरत हाल में 47,570 के जोन को पार करे। हर्षता, ये बात आपकी और मेरी शनिवार को क्लोजिंग में भी हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि जनवरी सेकेंड हाफ का एचडीएफसी इंसिडेंट जब हुआ था, एक गैप और एक क्लस्टर बन गया है निफ्टी बैंक के चार्ट पे, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है ऊपर और नीचे के जोन को। जो आपने प्रश्न पूछा अभी यहां पर, क्या रिक्वायर्ड है उस 22,440 की ट्रेजेक्टरी को पार करने के लिए?
निफ्टी आईटी का सूरत हाल लग नहीं रहा है, बट लोअर लेवल से रिकवरी आ सकती है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी निफ्टी बैंक जब तक वो रिक्वायर्ड फोर्स जनरेट नहीं करता, 47,570 की ट्रेजेक्ट्री को पार नहीं करता, तब तक वो मोमेंटम नहीं मिलेगा। तब तक मोमेंटम एक सेक्टर में परसिस्ट करेगा जिसको हमने बखूबी पकड़ा था हर्षता शनिवार को। और मैं फिर कह रहा हूं स्क्रीन पे, इट्स टाइम टू चेज मेटल्स। निफ्टी मेटल लेके आई इंडेक्स, मैं इंडेक्स से बात कर रहा हूं। निफ्टी मेटल आपकी स्क्रीन पे है 8349 पे ट्रेड करता हुआ। अभी अभी आपसे बात करते हुए ये ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। स्क्रीन पे किसी भी स्टॉक फ्यूचर को देख लीजिए, चाहे वो सेल हो, चाहे वो हिंडाल्को हो, नाल्को हो, और मेरे स्क्रीन पे इस वक्त पूरा का पूरा मेटल्स अगर आप देखें हर्षता स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। सो इंडेक्स में इट्स टाइम टू आई थिंक चेज स्टॉक फ्यूचर्स विद इन निफ्टी मेटल्स। अब आते हैं निफ्टी पर। जैसे कि मैंने कहा था कि सुबह हमें रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए निफ्टी बैंक से या फिर निफ्टी आईटी से, दोनों अब तक नहीं हो पाया। बट लॉन्ग रहिए, थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन वाला जोन है, यहाँ पे कंसोलिडेशन संभव है। अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें हर्षता, तो 22,400 का पुट राइटर, 22,350 का पुट राइटर, 22,300 का पुट राइटर एक कन्विक्शन लिए हुए बैठा है। स्टैट्स पे वो चीज क्लियरली विजिबल है। जब आउटस्टैंडिंग वाइज आपकी स्क्रीन पे आएंगे, ये देखिए, पुट्स भी रखिएगा और कॉल्स भी रखिएगा। और इसमें कोई राय नहीं है कि अभी 22,500 एज ऑफ नाउ एक टफ पॉइंट लग रहा है। आउटस्टैंडिंग वाई 61 लाख का है, बट ग्रेजुअली ये भी निकलेगा और आपकी स्क्रीन पे 63 लाख का अप्रोक्सीमेटली और 22,350 पे 24 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, जो कि इंडिकेट करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मेरी निफ्टी पे अप्रोच ये रहेगी, स्टे लॉन्ग, एनी डिप टुवर्ड्स 22,366 और 333, 22,333 तक के किसी भी डिप को आप बिल्कुल दिल खोल के बाय कर सकते हैं एज ए डे ट्रेडर। ये है निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक हर्षता मैं फिर कहूंगा, एनी डिप टुवर्ड्स 47,250, 350, कोई भी डिप 250 तक का, जैसे सुबह हमने बात की थी, वो आपको बाय करना है। बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि एज ऑफ नाउ 47,500 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। प्लस ये क्रैक पॉइंट था जनवरी का, जिसमें HDFC बैंक का इंसिडेंट था, मेरे ख्याल से 15-17 जनवरी के आसपास का। सो स्टे लॉन्ग, आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बट मेजर ब्रेकआउट इंडिसेस में तब आएगा जब बैंक निफ्टी 47,570 की ट्रेजेक्टरी को पार कर जाएगा। टिल दैट टाइम लॉन्ग पे कमिटेड रहिए। बट आई थिंक हर्षता इट्स टाइम टू चेज मेटल्स। स्टैट्स मेटल्स के OI रिलेशंस मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है हर्षता। जी हाँ वीरू, आज मेटल्स और मेटल्स में ही सबसे ज़्यादा चमक देखने को मिली है। इनफैक्ट आज ट्रेंडिंग काउंटर्स में मेरी नज़र पहले मेटल कंपनियों पर ही जाएगी, जहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी है मेटल्स में। रादर भेल है जहाँ तेज़ी बनती दिख रही है, NTPC में खरीदारी है, पावर ग्रिड और HDFC लाइफ, ये वो इनफैक्ट पावर प्ले है जहाँ पर फोकस आया है तेज़ी का। टाटा कॉम्स में 4.5% का इजाफा, पेट्रोनेट LNG, गेल और सेल में हम देख रहे हैं तेजी। लेकिन जो मेटल्स का जिक्र वीरू मेंशन कर रहे थे वो आपकी सामने लेकर आएंगे। तो JSW स्टील 2-2.25% नीचे, टाटा स्टील में 1% तक का करेक्शन बनता दिखाई दिया। एक CLSA की रिपोर्ट आई है जो बेसिकली इन काउंटर्स पर सेल कॉल दे रही है और उसके बाद ये स्टॉक्स दबाव में आते हुए। आयशर मोटर्स आज थोड़ा सा दबाव में, M&M में भी बिकवाली का दबाव है। अब 2.5% नीचे MCX ट्रेड करता हुआ। डॉक्टर लाल, चोला इन्वेस्टमेंट, आरती इंडस्ट्रीज, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है जो ट्रेड है वो मुनाफा वसूली ही दिखा रहा है। तो ये वो स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं रुक रुक के प्रेशर खास तौर से माउंट होता हुआ। तो ऐसे में अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के ट्रेड्स पर आप फोकस करेंगे? हमारा पैनल एकदम तैयार है, उनसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं। शरद अवस्थी से फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेंगे, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, आशीष राजेश पालविया भी हमारे साथ है, और फिर रचना वैद से बातचीत होगी। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं अमित सेठ से और नीलेश जैन से। रचना वैद नहीं, शिल्पा रावत हमारे साथ जुड़ने वाली है, बेग योर पार्डन। 2:15 बजे जो पावर सेक्टर में हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है, उसकी बातचीत करेंगे। 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनवेल होते हुए दिखाई दिए हैं, लक्ष्मण उसको लेकर और डिटेल आपके सामने पेश करेंगे। साथ ही जो आने वाला बजट है, विकसित भारत का रोड मैप किस तरह से पेश होता हुआ दिखाई देगा, उसका एक ब्लूप्रिंट अभी से सरकार तैयार कर रही है, वो आपके सामने पेश होगा। 2:30 बजे सुमित आपको बताएंगे टाटा इन्वेस्टमेंट में क्या चल रहा है।
245 पर टाटा स्टील और बाकी जो आज मेटल कंपनियों में दबाव है उस पर CLSA की क्या रिपोर्ट है, इस पर एक अपडेट आपको देंगे हम। 250 पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे आस्क हेड सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी, और फिर 3:10 के आसपास BTST या फिर STBT ट्रेड्स पर रहेगा फोकस। ये फिलहाल है आज की तैयारी, और ऑफ कोर्स जैसे जैसे बड़े ट्रेड्स आएंगे वो भी हम आपके लिए मैप करते रहेंगे। जैम, तो ये आपने क्रम समझा और पैनल आपकी स्क्रीन पे एक एक करके आप ट्रेड्स को यहाँ पर लेना शुरू करते हैं। और मानस, फर्स्ट ट्रेड क्या पिक करेंगे आप? देखिए, फर्स्ट ट्रेड वीरेंद्र जी MFSL होगा। मैक्स फाइनेंशियल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है, वहां पर वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो मैक्स फाइनेंशियल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 974 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1035 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो ऑप्शन भी ले सकते हैं। 1000 वाला कॉल ऑप्शन 40 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 29 रुपीज का इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। जी हाँ, आपके मैक्स फाइनेंशियल्स आपका बाय ट्रेड है। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। मीनवाइल अगर आप बैंक, ये देखिए निफ्टी मेटल को देखिए, एक होते हैं हाउस व्यूज और एक होता है स्क्रीन व्यूज। स्क्रीन व्यू देखिए आप स्क्रीन पे हो क्या रहा है। निफ्टी मेटल एट ऑल टाइम हाई। ये शुक्रवार को आवाज पे आपने बखूबी ट्रेड भी किया होगा, एंड ऑल टाइम हाई मेटल्स। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरा रहेगा अभी के लिए टाटा कम्युनिकेशन पे। टाटा कम्युनिकेशन 2000 के ऊपर है और एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगेन। तो मुझे लगता है यहाँ पे 2100 2200 के लेवल्स वेरी स्ट्रांगली इंटैक्ट है। तो यहाँ पे टाटा कॉम के फ्यूचर्स जो रफली अभी ट्रेड कर अराउंड 2020, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 1985 का। मुझे लगता है 2060 से लेकर 2100 आपको एकदम तुरंत ही मिलेंगे। किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप एट द मनी 2000 का कॉल ऑप्शन जो रफली आई गेस अभी 84-85 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 65 के यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे भी मुझे लगता है 120-130 के लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। ओके, टाटा कॉम में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की, और हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर ट्रेंडिंग काउंटर्स में ये शामिल है, और उसमें एक कॉल भी आ गया। 2000 का कॉल आप लेकर चले, जहाँ पर एक पोटेंशियल अप मूव देखने को मिलेगा। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून वीरेन, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर जो है मेरी वो है गेल पे। अगर आप गेल का स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के बाद जहाँ पे लॉन्ग एडिशन हो रही है, मुझे लगता है इसका अगर स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट देखे तो वो रहेगा 200 का। सो एट अ लेवल ऑफ 192 इन कैश एंड 1 सेकंड, लेट मी चेक इन फ्यूचर। या फ्यूचर में 193.65 चल रहा है, तो इट्स अ बाय इन फ्यूचर। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 191, सेट योर टारगेट टू 200 प्लस। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी गेल में एक मौका तेजी का, और स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अमित सेठ, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा ONGC का। अगर टेक्निकली चार्ट देखें तो काफी नीट क्लीन स्ट्रक्चर है। स्टॉक में एक पुल बैक जरूर आया था, उसने 20 डमा पे होल्ड किया 1 से 2 दिन का, उसके बाद एक कंसोलिडेशन किया, और सैटरडे की नैरो रेंज का हम एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगता है टेक्निकली अप ट्रेंड वापस रिज्यूम हो रहा है। 278 का प्राइस है, 275 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 285 के। ओके, ONGC। और हर्षदा, मैंने बात क्या छेड़ दी BHL की कार्यक्रम की शुरुआत में, 2% और भाग गया, 15% अब BHL होने वाला है। कैन यू बिलीव? आई थिंक बड़ा मूव यहाँ पे। डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ 34 रुपए। नीलेश, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू वीरेन जी, अर्शिता मैम एंड सभी को। देखिए, खरीदारी पे फोकस है। 2 ट्रेड्स हैं। मेटल्स का आप जिक्र कर रहे थे, तो मेटल स्पेस में नैल्को, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है। एक फ्रेश ब्रेकआउट अभी भी चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर काउंटर ने 16 फरवरी के हाईस को पार किया है, और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट इजाफा देखिए तो लगभग 5% का फ्रेश ओआई एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लगातार लॉन्ग बिल्डअप के साथ साथ टेक्निकल ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है। नैल्को को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 174 एंड 177 ये 2 टारगेट्स होंगे। 165 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है सन टीवी। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है, और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में हमें देखने को मिल रहा है। एक रिवर्सल के साथ साथ
8% का यहाँ पे ओआई इजाफा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में होते हुए नजर आ रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 655 और 665 ये दो टारगेट के लिए सन टीवी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 625 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। ओके, सन टीवी 638 पे, नेशनल एल्युमिनियम पे आपने बाय कॉल दिया। ये नेशनल एल्युमिनियम पे कोई ऑप्शन है ट्रेड आपके पास? अगर वो भी तो वकालत कीजिएगा उसकी भी, मतलब कोई अगर ऑप्शन ट्रेड हो तो, क्योंकि चल काफी चुका है अभी है। बिल्कुल वीरेन जी, देखिए 170 एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 9 रुपीज पे चल रहा है, 7500 का लॉट साइज है, तो एट द मनी के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 9 रुपीज पे, करंट मार्केट प्राइस है 7 रुपीज 50 पैसे, 7.5 रुपए के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं, एंड 11 to 13 रुपीज का यहाँ पे टारगेट ध्यान में रख के चल सकते हैं। तो नाल्को में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई तेजी की तरफ 2.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ये फेरस मेटल वाले प्लेस हैं जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बेस मेटल वाले काउंटर्स में अच्छी तेजी बन रही है। ये इनफैक्ट आज सिचुएशन उभर कर आ रही है बाजार में। इस बीच आपने वो फ्लैश देखा, IRCTC जल्द ही ई केटरिंग की अपनी सर्विसेज को और एक्सपैंड करती हुई दिखाई देगी और विस्तार करेगी अपनी ई केटरिंग सर्विसेज का। और सूत्रों के हवाले से अपडेट ये आ रहा है कि कंपनी स्विगी के साथ दरअसल जल्द ही नहीं, कल करार करेगी। दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई है जो रेलवे सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करती है। दीपाली, थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था कि स्विगी के साथ टाई अप होगा, आप और क्या डिटेल पकड़ रही हैं? कल किस तरह का डील साइन होने वाली है? किन किन स्टेशंस पर ये शायद उपलब्ध होगी सेवा, या क्रॉस कंट्री रहेगी? देखिए हर्षदा जी, पिछले हफ्ते ही IRCTC ने अपनी मार्केट फाइलिंग में ये अनाउंसमेंट की थी कि स्विगी के साथ मिलकर ई केटरिंग का एक्सपेंशन किया जाएगा, लेकिन अब हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि स्विगी और IRCTC के बीच कल एक इम्पोर्टेंट MOU होने जा रहा है और इसी MOU के तहत ये फैसिलिटीज दी जाएगी जो लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं कि वो स्विगी के जरिए भी IRCTC की ई केटरिंग की वेबसाइट पर जाकर अपना मील प्री ऑर्डर कर पाएंगे। तो जिन स्टेशन से शुरुआत होने जा रही है, जो हमें सोर्सेज से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि कल जो MOU होगा उसमें बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम ये 4 स्टेशन हैं जहां से शुरुआत की जा रही है और कल MOU में भी इन 4 स्टेशनों का जिक्र किया जाएगा और उसके बाद स्विगी के जरिए जो लोग इस स्टेशन से ट्रेन पकड़ रहे हैं वो अपना प्री ऑर्डर कर पाएंगे स्विगी के जरिए, लेकिन उन्हें जाना IRCTC की वेबसाइट पर ही होगा। लेकिन जल्द ही इसका एक्सपेंशन दूसरे स्टेशन के लिए भी किया जाएगा। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की पहले एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा। दीपाली, देखेंगे सक्सेस रेशियो कैसा है और उसके बाद एक्सपैंड करेंगे सेवा को क्या? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि 4 स्टेशनों से इसकी शुरुआत की जा रही है और किस तरह का रिस्पांस आता है स्विगी के जरिए, कितने ऑर्डर्स IRCTC को मिलते हैं, इसको पूरा रिव्यू किया जाएगा और फिर इसका एक्सपेंशन किया जा सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट IRCTC के लिए कल ही दरअसल ये सौदा साइन होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये करार साइन होगा, लगभग 1% तक के गेन्स स्टॉक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए, एक्सक्लूसिव जानकारी कि ये कल दरअसल डील देखने को मिलेगी। वीरू, लेकिन मेरे को तो याद नहीं मैंने लास्ट ट्रेन में कब सफ़र किया था, लेकिन ट्रेन में अगर खाना है तो मुझे वो कटलेट और ब्रेड ही अच्छा लगता है और टमेटो सूप। हाँ, अब पता नहीं लोग ये स्विगी पर क्या ऑर्डर करेंगे। नहीं, हाँ, मुझे थोड़ा सा मैं भी वही सोचता है। आज तक मेरी तो जर्नी होती है यहाँ से हरिद्वार तक की। लास्ट टाइम मैंने दिसंबर सेकंड वीक में जर्नी की थी शताब्दी में, और अभी तक मैंने वंदे भारत में सफ़र नहीं किया, लेकिन मेरे पे इतना टाइम ही नहीं होता। ब्रेकफास्ट में हमारी जर्नी पूरी हो जाती है। हाँ, एक्चुअली हमें स्विगी को सुबह परेशान करने का वक्त ही नहीं मिलता है। तो खैर, IRCTC पे इस खबर के बाद, CNBC खबर के बाद देखिए इम्पैक्ट, देखिए आप इस स्टॉक पे, इसे कहते हैं इम्पैक्ट। डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ 942, और इस खबर के साथ और इस खबर के इम्पैक्ट देखिए कि इसने टेक्निकल हर्डल पार करा दिया है। ये कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी समय से 50 और 20 डेमा के बीच में, अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और इस बीच जरा एक बार आप रखिएगा इसका टिक बाई टिक चार्ट। शिल्पा जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? क्योंकि ये एक 20 डेमा का ब्रेकआउट भी है, प्लस हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये 20 जनवरी से चली आ रही है एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट भी है। कैसे अप्रोच कर रही हैं आप इसको इस वक्त? जस्ट जी, मेरा थोड़ा स्क्रीन यहाँ पे फ्रीज हुआ।
ओके लीव इट इसमें मैं टेक्निकल सेंस एक और ले लेता हूँ। आप कैसे रीड करेंगे इसे नीलेश? 945 अब डे हाई पर आ चुका है। बिल्कुल IRCTC एक काफी अच्छा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। लगभग यहाँ पर भी डेरिवेटिव डेटा पॉजिटिव साइड में ही निकल के आ रहे हैं और एक शानदार रिकवरी पीछे कुछ एक मिनटों में देखने को मिली है। और तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो क्लियरली 925 के आसपास का रखना होगा और जो पुल बैक है वो यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 965 का पहला टारगेट एंड 980 का दूसरा टारगेट, तो ये दो अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पर भी इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। अगर गिरावट पे मिले तो यहाँ पे 925 के स्टॉप लॉस से इसे ऐड करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 925 के आसपास खरीदिए। IRCTC में अच्छी तेजी, नीलेश शाह ने कह दिया है, खरीदारी का एक और मौका है। शरद जी गुड आफ्टरनून। याद है आपको, आपने लास्ट ट्रेन का सफर कब किया था? समय हो गया मुझे भी ट्रैवल किए हुए। हाँ, मैं अपनी मेमोरी को जॉग कर रही थी तो मैंने कैलकाटा से बॉम्बे एक ट्रेन ली थी क्योंकि सिलीगुड़ी से नीचे आई थी मैं, और तब वो 2007-8 की बात होगी। उसके बाद ट्रेन का सफ़र ही नहीं हो पाया है। लेकिन IRCTC पर तो सफ़र किया होगा आपने, बताइए अब मौका है और स्टॉक में पोजीशन लेने का या नहीं? देखिए केटरिंग वाला बिजनेस अभी भी टोटल अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी में शेयर देखें तो काफी छोटा शेयर है मेरे हिसाब से। कितना 10% या 5% ऑफ टोटल PBIT में वो कंट्रीब्यूट करता है। और जैसे जैसे स्केल अप होता है अपॉर्चुनिटीज रह सकती है, बट हिस्टोरिकली हमने देखा है IRCTC की ग्रोथ लार्जली टिकटिंग के साथ ही हुई है और केटरिंग में बहुत बड़ा कोई डेंट ये क्रिएट नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ऑल्टरनेट चैनल्स लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं रेलवेज में खाना वगैरह अपने लिए अवेलेबल कराने के लिए। तो बहुत ज्यादा मैं इसमें बहुत कुछ रीड नहीं करूंगा। अब अगर कंपनी बाहर आके कुछ और डिटेल में बताती है तो ठीक है, बट अभी जो नंबर्स के हिसाब से है मुझे लगता है ये हर 5 साल में लगभग नंबर्स डबल हो जाते हैं। अब बीच में कोविड की वजह से एक एबनॉर्मल स्लो डाउन था, बट अब वापस कंपनी उसी ट्रेजेक्टरी में है। तो मैं लार्जली टिकटिंग रेवेन्यूज पे ही फोकस करूंगा। रेलवेज की ग्रोथ के संग इनका सिंक अच्छा रहना चाहिए। फ्लिप साइड पे यही है कि वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है कि लगभग जो भी पॉजिटिव्स हैं ज्यादातर चीजें फैक्टर्ड इन है। कंपनी ऑलरेडी 67-68 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे चल रही है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मुझे कम दिखाई देती है। ज़्यादा अर्निंग्स इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन चार्ट्स पर ये स्टॉक फिलहाल एक साइन दे रहा है कि तेजी आ सकती है। शरद जी आपका आज का ट्रेड क्या रहेगा? बंधन बैंक एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट साबित होनी चाहिए। बैंक अब लगभग अपने जो वोलाटाइल बिजनेस है माइक्रो फाइनेंस वाला उसको अपने टोटल बिजनेस में कम करने की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में 30 से 35% तक लाने की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में लगभग 50% तक सिक्योर्ड बुक को ले जाने की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री में काफी वोलाटिलिटी भी रही है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज और टेंशंस उसकी वजह से। बट अब ग्रेजुअली वो चीजें स्टेबलाइज हो गई हैं, कलेक्शन रेशियोज वगैरह नॉर्मल हैं और हमें लगता है इसका असर आपको कंपनी के GNPAs में और एसेट क्वालिटी में आने वाले समय में दिखना चाहिए। और जैसे जैसे ये डाइवर्सिफिकेशन और ज्यादा क्लियर होता है कि मैनेजमेंट ये कर पा रही है, वैसे वैसे मुझे लगता है एक लार्ज एंटिटी है। अब नेशनल लेवल पर डिपॉजिट एक्सेप्टेंस उनकी चालू हो गई है और माइक्रो फाइनेंस का जैसे जैसे शेयर कम होता है एक स्टेबल बिजनेस कंपनी जनरेट करेगी। तो अगर 2-2.25 के प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड करता है तो हमें लगता है अगले साल के नंबर्स पे लगभग बैंक को 350-350 रुपए के आसपास के टारगेट्स के हिसाब से आप एक्वायर कर सकते हैं। ओके बंधन बैंक आपका बाय कॉल है। मीनवाइल मैं कुछ और खबरों पे जाऊं उससे पहले मार्क कर दूं रिलायंस एट ऑल टाइम हाई, येट अनदर हाई, एक नया फ्रेश हाई रिलायंस इंडस्ट्रीज का 3021 पे। तो जो दो यार्ड स्टिक्स, दो अगर आप देखें बड़े स्तंभ थे निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए, बैंक निफ्टी वो अभी तक नहीं कर पाया, निफ्टी IT वो काम नहीं कर पाया, बट रिलायंस ने अभी तक एज ऑफ नाउ आई मीन इंडेक्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, थोड़ा सा फैसिलिटेट किया है और निफ्टी अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट आकर खड़ा हुआ था कुछ देर पहले और टिक बाई टिक चार्ट्स में रिलायंस ये इंट्राडे हाई, इसका ऑल टाइम हाई भी है। शिल्पा जी कोई टेक आपका रिलायंस पे इस वक्त एट ऑल टाइम है, किस टाइम लगाइएगा प्लीज़ यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे रिलायंस में तो स्ट्रेंथ है ही है। मैं यहाँ पे जस्ट इसी को देख रही थी तो यहाँ पे रिलायंस में तो 3100 का एक ऑप्शन आई मीन ऑन इमीडिएट बेसिस एक लेवल तक है जहाँ पे हमने बार बार बोला है कि रिलायंस एक बार ये 2970-3000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 3150 से लेकर 3200 के लिए इसके नेक्स्ट आपके प्रोजेक्टेड टारगेट्स हो जाएंगे।
तो मुझे लगता है अभी भी सेम ही है, आप यहाँ पे ऑन एवरेज डिक्लाइन टुवर्ड्स 3000 भी बाय कर सकते हैं। 2970 इसका जो प्रीवियस क्रूशियल रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी वो सपोर्ट है, तो यही सपोर्ट से आप इसमें लॉन्ग बने रहिए। 3150 से लेकर 3200 के लेवल्स इंटैक्ट। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। इस बीच पावर ग्रिड रेडार पर रखिएगा। एनसीडीज के जरिए 1200 करोड़ जुटाने की योजना, यहाँ पर स्टॉक आज वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी अभी वो न्यूज़ फ्लैश आता हुआ आपकी स्क्रीन पर। इस पर आएंगे, लक्ष्मण रॉय आपको बताएंगे कि किस तरह से बड़े पैमाने पर दरअसल एक रोड मैप ऑफ कोर्स पावर सेक्टर के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर पहले रख देते हैं, वो है एमसीएक्स। एमसीएक्स इस घंटे लगभग 3% के डिक्लाइन की तरफ बढ़ चुका है। हर टिक के साथ दरअसल ये स्टॉक नीचे खिसकता हुआ 3729, और ट्रिगर ये है कि इनके कॉम्पिटिटर के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मौसम वायदा, यहाँ पर वेदर फ्यूचर्स लॉन्च करने की। दरअसल सरकार ने मौसम के वायदे को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ 103 और वायदा को अप्रूवल लिस्ट में जोड़ा गया है। ज़्यादा डिटेल्स क्या है और स्पेशली ये वेदर फ्यूचर्स कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे एनसीडीएक्स या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के लिए, मनीषा गुप्ता हमारे साथ माई कमोडिटीज एडिटर जुड़ गई है। मनीषा, क्या इंपॉर्टेंस है वेदर फ्यूचर्स, क्योंकि ग्लोबली काफी हिट प्रोडक्ट है ये, भारत में आ रहा है, लेकिन ये कितना बड़ा गेम चेंजर रह सकता है? एक बैक स्टेप यहाँ पर लेते हैं और आपको बता दें कि अगस्त में 2023 में एनसीडीएक्स और स्काईमेट के बीच में एक करार हुआ था, जहाँ पर ये बात हुई थी कि जो वेदर इंडेक्स है इसके ऊपर डेरिवेटिव्स लॉन्च किए जाएंगे। ऑफ कोर्स इंतजार इस बात का था कि एज एंड व्हेन उसको सेबी यहाँ पर अप्रूव करेगा तभी ये काम आगे बढ़ सकता था। एग्जैक्टली वही हमने होता हुआ देखा है। जो वीकेंड में लिस्ट आई है नई अप्रूव होकर, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री सेबी के साथ कंसल्टेशन में करती है, अब तक 91 कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आप कारोबार कर सकते थे। अब 13 इसमें और ऐड कर दिए गए हैं, तो वो अब लिस्ट 104 की यहाँ पर हो गई है। तो काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मौसम तो ऑफकोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये हर्षदा, क्योंकि चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एग्रीकल्चर है, जीडीपी है, फाइनेंस है, सभी कोई इसको देखना चाहेंगे। एब्सोल्युटली। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वेदर इंडेक्स होगा, तो चाहे आप टेम्परेचर देखें या फिर रेंज देखें या फिर विंड वेलोसिटी देखें, तो सभी को मिलाकर यहाँ पर एक इंडेक्स तैयार किया जाएगा जिसके ऊपर काम होगा। ऑब्वियसली काफ़ी समय से इसके ऊपर बातचीत यहाँ पर चल रही है, लेकिन वेदर एक ही चीज़ है। अगर आपको बताएं कि 13 कमोडिटीज़ जो यहाँ पर अप्रूव हुई हैं, उसमें सीमेंट भी है, उसमें फ्रेट फ्यूचर्स भी हैं, यानी कि उस वहाँ पर कैसा कारोबार रह सकता है। इसमें एप्पल भी है, वाइट बटर है, इसमें डायमंड भी है, इसमें कार्बन क्रेडिट्स भी है, इसमें सीमेंट भी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कमोडिटीज़ यहाँ पर अब ऐड की गई हैं इस पोर्टफोलियो में। तो ये वेदर फ्यूचर्स फिर एनसीडीएक्स, क्योंकि उनका स्काईमेट के साथ करार है, तो शायद वो एमसीएक्स को नीचे खींच रहे हैं। इनमें से कौन से फ्यूचर्स आपको लग रहा है वो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर भी आएंगे? काफी सारे आ सकते हैं, लेकिन हर्षदा जो हम जानते हैं, जो हम एनसीडीएक्स से बात करते रहते हैं, उनका मानना है कि इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन क्रेडिट्स और वेदर पे तो डेफिनेटली यहाँ पर काम हो रहा है। तो इन चीजों का काफी हद तक पुश भी रहा है। और एग्जैक्टली वो चीजें हमने यहाँ पर इस लिस्ट में भी आते हुए और यहाँ पर शायद ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये की चीजें हैं जो आजकल वैसे भी लोग ट्रैक करते हैं। कार्बन क्रेडिट्स ऑफ कोर्स वो ईएसजी पर्सपेक्टिव से ज्यादा मायने भी रखेंगी, इसीलिए वो स्टॉक एमसीएक्स का इस समय थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ। अमित, एक बार स्टॉक पर नजर डालेंगे? शुक्रिया मनीषा। एमसीएक्स का इस न्यूज के जो इम्पैक्ट आ रहा है, मेरे ख्याल से अगर किसी की पोजीशन है तो निकलना चाहिए, क्योंकि ओपन इज इक्वल टू हाई है और ऑलरेडी स्टॉक अंडर प्रेशर है, तो एग्जिट कर जाए। शॉर्ट इसलिए नहीं करूंगा कि इट इज कमिंग ऑलमोस्ट नियर द सपोर्ट एंड 10 एंड 20 डेमा के अभी भी ऊपर है, तो अगर किसी की पोजीशन है तो उनको एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए यहाँ से है, तो थोड़ा सा एग्जिट करके चले, संभल कर करे, क्योंकि एनसीडीएक्स ने अपने टाई अप्स कर लिए हैं। एमसीएक्स का प्लान क्या होगा उसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन वेदर फ्यूचर्स बड़े पैमाने पर एक सोर्स रह सकती है कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए, और वहां पर वॉल्यूम्स भी बेहतर रहने के आसार है। और टाई अप पहले क्योंकि हो चुका है, तो एमसीएक्स उसमें थोड़ा सा पीछे रहेगा, इसीलिए स्टॉक में थोड़ा सा ओवरहैंग भी है। लेकिन हमने बात की थी पावर कंपनियों की, और पावर स्पेस में हमने देखा एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। आज सुबह में हम वो अपडेट सुन भी रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे दरअसल पावर प्रोजेक्ट्स को फ्लैग ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन हुआ है या फिर शिलान्यास हुआ है। ज्यादा डिटेल्स लक्ष्मण रॉय के पास है। लक्ष्मण जी बताइए।
जी बिल्कुल, ये जो 56,000 करोड़ रुपए के पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन या फिर कहें शिलान्यास हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा फोकस रहा है एनटीपीसी पर, जहां पे 30,023 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शामिल हैं। उसमें से कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, कुछ एक का यहाँ पे शिलान्यास हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इसमें से पेडापल्ली थर्मल पावर प्लांट है, जो कि 800 मेगावाट का है। और बता दूं कि ये पावर प्लांट ऐसा है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट पावर प्लांट माना जा रहा है एनटीपीसी के अब तक के सारे पावर प्लांट में। इसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। इसी तरीके से झारखंड में 660 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। ये भी एनटीपीसी का है। ये बता दूं कि ये एयर कूल्ड कंडेंसर टेक्नोलॉजी से युक्त है, यानी इसमें काफी कम प्रदूषण होता है, तो पर्यावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात कि 4G एथेनॉल प्लांट की नींव रखी गई है। ये करीब 300 करोड़ रुपए की है और ये जो है जितने भी वेस्ट होते हैं, वेस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके 4G एथेनॉल बनाया जाएगा, इसके लिए बनाया गया है। यह भी पर्यावरण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 7 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। एक की यहाँ पे नींव रखी गई है। कुल कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए आप मान सकते हैं। एनएचपीसी, IOCL, इनके भी प्रोजेक्ट का यहाँ पे उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। तो एनर्जी सेक्टर पर खास फोकस रहा। रोड, हाईवे, रेल प्रोजेक्ट भी हालांकि उनके भी उद्घाटन किए गए हैं और ये उद्घाटन का सिलसिला अगले कई दिनों तक जारी रहने वाला है। जी हाँ, तो और याद रखिएगा इस खबर का पूरा इम्पैक्ट, इस घटनाक्रम का आज पूरा पावर स्पेस एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। लेकिन PSUs भी अगर आप देखें काफ़ी तेज़ हैं। आज आप डिफेंस देख लीजिए, डिफेंस में बड़ा मूव है। आप BL को देखिए, आप HL को देखिए, अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। लक्ष्मण जी, एक और बात, प्रधानमंत्री ने कहा ही था जब बजट सत्र शुरू हो रहा था कि जब लौट के आएंगे तो पूरी क्षमता से आपको बताएंगे कि नई सरकार में क्या होगा। क्या अगले बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है? ऐसी भी कुछ खबरें मिल रही हैं और क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उसका? बिल्कुल, दरअसल अगले बजट की बात हम लोग करेंगे तो लोगों को लगेगा कि अभी अगले बजट की बात क्यों की जा रही है। तो बता दूं कि इसके पीछे खास वजह है। कल यानी रविवार को दिन भर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री इसमें शामिल हुए और अलग अलग मुद्दे पर चर्चा हुई। उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था बजट, कि अगला बजट कैसा होगा। तो यहाँ पे 2-3 बातें साफ कर दी गई। अगले बजट में आप 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को कैसे पाया जाए, उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उन सारे कदमों की झलक आपको अगले बजट में देखने को मिलेगी। इस पर गंभीर चर्चा हुई है कल की बजट में। विकसित भारत के लिए आर्थिक क्षेत्र में क्या किया जाना है, सोशल सेक्टर में क्या किया जाना है, इसका पूरा रोड मैप वहां पे प्रेजेंटेशन दिया गया और वो अगले बजट की एक तरह से कह सकते हैं नींव रखी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगला बजट जो होगा ये बिल्कुल आर्थिक बजट होगा। उसमें फोकस उन सारे कड़े कदमों पर किया जाएगा जो अब तक सारे कदम उठाने सरकार राजनीतिक जोखिम की वजह से बचते दिख रही थी। तो अगला बजट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला बजट आमतौर पर हम लोग मान के चल रहे थे कि जुलाई में होगा, तो जुलाई में नहीं, शायद ये जून में ही होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो जून में अगला बजट हो सकता है और ये प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया है। इसके अलावा कई सारे खास सेक्टर पर फोकस इस बजट में रह सकता है और ये बजट लंबी अवधि के लिए होगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि बजट 1 साल को टारगेट करके मत बनाइएगा। बजट जो बनेगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक हिस्सा बजट हो सकता है। तो अगला बजट मुझे लगता है पिछले कई सारे बजट से काफी हद तक अलग रहने वाला है। ये बजट एकदम अलग रहने वाला है और ठीक है, इलेक्शन से पहले ही तैयारी सरकार कर रही है क्योंकि वो कोई दरअसल मौका नहीं छोड़ना चाहती एक इम्पैक्टफुल बजट और ऑफ कोर्स एक लंबे टाइम का रोड मैप तैयार करने के लिए। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। लेकिन हम पावर स्टॉक्स की बात कर रहे थे। वीरू ने मेंशन किया था हमारी चर्चा जो भेल की हुई और वो स्टॉक 15% भागा, लेकिन भेल को जो पहले छेड़ा है ना वीरू, वो राजेश सातपुते ने छेड़ा है। वो आपको याद होगा, आज खुलने के साथ ही ये ट्रेड आया था। तो अब अगला पड़ाव क्या रहेगा राजेश जी? 275 तो इसने हासिल कर ही लिया। अर्षदा जी देखिए, भेल का अगर आप चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखें तो थोड़ा आइडिया आता है कि मुझे लगता है ये इवेंचुअली 300 का दस्तक देगा। तो देखिए आज एक व्यू था हमारा कि 260 का टारगेट होगा, लेकिन मैंने भी इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऑनेस्टली 15% चलेगा। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा, अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो स्विंग ट्रेडिंग का रेजिस्टेंस है 278। मुझे लगता है आज के लिए 278 के आसपास ये रुकेगा, लेकिन इवेंचुअली इसका टारगेट होना चाहिए 300 प्लस। तो भेल इज स्टिल अ बाय। रादर थोड़ा 15% चल गया तो ऑब्वियसली नॉट एट दिस लेवल, अगर पुल ऑफ होता है तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन यस भेल ये हमेशा बाय की लिस्ट में होगा। जैम भेल आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर 15.5। मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है कि
निकट भविष्य में या फिर इतनी बड़ी कैंडल, चार्ट देखूंगा रात को ठीक से बैठ के कि कब बनी थी लास्ट टाइम में। पर एक स्टॉक लेके आइए आप, कोल इंडिया। पीएसयूज में, पावर में और कोल में क्या गजब की तेजी है। कोल इंडिया आपकी स्क्रीन पे डे हाई की डिजिटरी में आता हुआ, और मैं देख रहा था उन स्टॉक फ्यूचर्स को जहां पे ओआई शेड हो रहा है। डायरेक्टर साहब इसका ओआई रखें जरा प्लीज एक बार स्क्रीन पे। डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आ गया, 7 रुपये 20 पैसे ऊपर, 1.5% की तेजी यहाँ पे। ओआई शेड हो रहा है। कितने लाख शेयर घटे यहाँ पे? 14 लाख। ये एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग का अगर आप देखें संकेत है। शिल्पा जी एक व्यू दीजिएगा यहाँ पर आप कोल इंडिया पे। मैम डे हाई पर कोल इंडिया, ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, ओआई घट रहा है यहाँ पर। फ्यूचर्स पे व्यू, और अगर कोई कॉल आपने रीड की हो तो वो बताइएगा मैम प्लीज। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे तो 450 पे पुट राइटर्स काफ़ी फ्रेश तरीके से अग्रेसिवली बिल्टअप ले रहे हैं, तो ये सपोर्ट तो डेफिनेटली है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर्स का कन्विक्शन टूवर्ड्स 475 और 500 के बीच में डिवाइड होते जा रहा है। तो इमीडिएट बेसिस में आपको 475 के लेवल्स तो डेफिनेटली आते हुए मिलेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 450। तो आप अभी भी बाय कर सकते हैं। 448 का आप स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे 475 480 के लेवल्स के लिए ये स्टॉक बिल्कुल तैयार है। किसी को थोड़ा ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड करना है तो आप 460 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 14.5-15 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 8 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है ये भी आपको टूवर्ड्स 23 से लेकर 27 तक ट्रेड करते हुए मिलेगा। ये भी 460 का कॉल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देगा। बेसिकली तेजी की पोजीशन यहाँ पर भी रहे। बेसिकली कोल, पावर, ये सारे इन सब के तार साथ में जुड़े हुए हैं। इस स्पेस में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, शरद जी आपका प्रिफर्ड ट्रेड क्या रहेगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये नई खबर है। पावर को लेकर काफी अग्रेसिव प्लान सरकार का रहा है और उसी रोड मैप को आगे और एक्सटेंड कर रहे हैं। ये स्टॉक्स भी पहले अच्छे खासे रिटर्न्स कमा चुके हैं। देखिए अक्रॉस द बोर्ड अब बहुत ज्यादा पीएसयू स्टॉक्स में तो अपसाइड की गुंजाइश मुझे कम दिखाई दे रही है, खास करके पावर स्पेस में। अगर लॉन्ग टर्म ट्रिगर के हिसाब से ही अब देखना होगा आपको, जो कम से कम अगले 3-4 साल में जहां बड़ी ग्रोथ आ सकती है, तो एसजेवीएन, एनएचपीसी, वहां अभी भी ये उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ रेट्स वो टारगेट कर रहे हैं वो काफी बड़े हैं। तो अगर आपको रिस्क लेना है और उस टाइप के टाइम होराइजन के लिए बेट करना है तो वो बढ़िया बेट्स हैं। बाकी अक्रॉस द बोर्ड अब मेरे हिसाब से बेट करने लायक नहीं है। वैल्यूएशंस लगभग फेयर वैल्यू के आसपास या उसके ऊपर चली गई हैं ज्यादातर स्टॉक्स में। और जहां तक ये कैपिटल गुड्स वाली स्टोरी है, जो पावर यूनिट्स वगैरह लगाने वाले हैं, वहां भी मुझे लगता है थोड़ा ऑप्टिमिज्म ज्यादा हो गया है। अब ग्रेजुअली आपको यहाँ से हो सकता है, ऑप्टिमिज्म है तो चल जाए और एक आधी साल जब तक आपको ये इनफ्लो ऑफ ऑर्डर्स की कहानी आती रहे। बट अब वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है ये स्पेस थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है। तो नया अगर आपको बेट लेना है तो वो आइडियाज लेने होंगे जो आप 4-5 साल की डिस्काउंटिंग के हिसाब से ले रहे हैं, जहाँ कुछ बड़ा चेंज आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ जो कैपेसिटीज ये डाल रहे हैं। तो उसमें एसजेवीएन और एनएचपीसी क्वालिफाई होते हैं, बाकी स्टॉक्स में थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी शायद एनएचपीसी में इस समय है। और राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका इस घंटे का ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमें लगता है कि पावर के सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम, पावर ग्रिड यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। इसी क्षेत्र से ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के इसके रोल ओवर के डेटा थे और जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बने हुए, हमें लगता है पावर ग्रिड भी एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 305 से लेकर 308 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 292 के आसपास। तो ये फिलहाल पावर ग्रिड में ही एक अपॉर्चुनिटी फिलहाल ट्रेड की आपने ढूंढी है, जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज सुबह से ही साफ देखने को मिल रहा है। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। शालीमार पेंट लेकर आइए स्क्रीन पर, 12% भाग चुका है। 6% की तेजी स्टॉक में पिछले 10-15 मिनटों में ही आई है, तो वो रेडार पर रखिएगा। और आईटीडी सीमेंटेशन जैसा ट्रेड भी है जहां पर हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ। तो दोनों शालीमार पेंट स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज डायरेक्टर साहब, और आईटीडी सीमेंटेशन में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई है। एक महीने का आप ऑफ कोर्स वो कैंडल चार्ट देख रहे हैं, लेकिन पिछले 10 मिनटों में ये मूव आता हुआ। अमित, कभी नजर गई है शालीमार पर हाल फिलहाल में?
जी मैम, हाल फिलहाल पे तो नहीं देखा, लेकिन आज की जो कैंडल है दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इसका लगभग एक रेजिस्टेंस 185 186 उसको क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेकिन लगभग मैम 200 202 के आसपास आता है, तो ऑलमोस्ट अब नियर रेजिस्टेंस आ गया, तो फ्रेश पोजीशन तो नहीं बनाऊंगा। किसी की पोजीशन है तो बने रहे, स्टॉप लॉस अब यहाँ पे अपना 195 कर लें। ओके, तो ट्रेड है तो होल्ड कीजिएगा और 195 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये फिलहाल एक अपडेट शालीमार पेंट का अगर स्टॉक आपके पास है। चलिए अब फोकस करते हैं एक ऐसे स्टॉक पर जहां पर एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। टाटा इन्वेस्टमेंट्स तूफानी तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। अब स्टॉक देखिएगा, साल बस शुरू ही हुआ है और प्राइस इसका दोगुना होता हुआ। ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है? क्या चल रहा है यहाँ? सुमित हमारे साथ है बताने के लिए। तो टाटा इन्वेस्टमेंट एक जोरदार तेजी में स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंग है, 6 महीने के अंदर ये शेयर करीब करीब 2.5 गुना चलता हुआ दिखाई पड़ा है। मार्केट कैप 50,000 करोड़ के पार पहुंच चुकी है इस स्टॉक की। जो ट्रिगर्स बाजार मान के चल रहा है उसमें तो पहले नंबर्स, जहां पर थोड़ा क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर बाय ईयर इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्लस एक इनका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ हैं उसके अंदर एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ग्रुप के अंदर शेयरों में तेज़ी है, तो ये भी ग्रुप के शेयरों की तेज़ी के साथ चल रहा है। और लास्टली क्योंकि ग्रुप एक बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है अलग अलग स्पेस पे, तो सबको लग रहा है कि इस आर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट होते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन पहले इस कंपनी के कारोबार को समझ लिए, बहुत सारे सरप्राइजेस आपके सामने आएंगे। ये कंपनी टाटा सन्स की डायरेक्ट ओन्ड सब्सिडरी है और कंपनी एनबीएफसी कारोबार के अंदर शामिल है। ये कंपनी होल्डिंग कंपनी नहीं है, ये कंपनी एनबीएफसी कारोबार के अंदर शामिल है। आरबीआई का रजिस्टर्ड एनबीएफसी में इसका नाम है। इक्विटी शेयर और इक्विटी से जुड़े इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ये कंपनी निवेश करती है, जिसमें टाटा सन्स या बाकी बाहर की भी जो कुछ कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। पहले द इन्वेस्टमेंट कॉर्प ऑफ इंडिया के नाम से कंपनी का नाम कामकाज था, बाद में टाटा मोटर्स ने इसे खरीदा, फिर धीरे धीरे करके कंपनी के पास आ गई। कई छोटी मझौली कंपनियों के साथ एसएमईज में बेसिकली ये निवेश करती थी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे ये अलग कारोबार में आ गई। और टाटा एएमसी जो असेट मैनेजमेंट बिजनेस है, इसमें म्यूचुअल फंड आता है, उस कंपनी के प्रमोटर को प्रमोटर में ये और टाटा सन्स दोनों आते हैं, तो इस लिहाज से भी आप इसको रखिएगा। अब इस कंपनी की 87 कंपनियों में निवेश है टोटल, जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर खुद मेंशन किया हुआ है। इन 87 कंपनियों की 31 मार्च 2022 तक, यानी अब से ठीक 2 साल पहले तक, करीब करीब 20,700 करोड़ रुपए के आसपास की निवेश की वैल्यू होती थी। 4700 रुपए पर शेयर इसकी बुक वैल्यू थी, जहां कुछ दिन पहले तक ये उसके डिस्काउंट पे कामकाज कर रहा था। अब उससे एक डबल के ऑलमोस्ट आसपास से पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टाटा ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों में इस कंपनी का निवेश है, जिसकी आज के हिसाब से वैल्यू है 15,700 करोड़ रुपए के आसपास की। कौन कौन सी वो 7 कंपनियां हैं, और इनफैक्ट ये पिछले 6 महीने में जो ये 7 कंपनियां हैं, इनके स्टॉक में एवरेज 50% के आसपास का एक अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। सबसे पहले आता है टाटा केमिकल, जहां 6% स्टेक है, 1490 करोड़ रुपए स्टेक की वैल्यू है। यहां पर 10% की गिरावट आई है बीते 1 साल में, लेकिन अदरवाइज बाकी सब देखिए। टाटा कंज्यूमर 4.5% का स्टेक, करीब 5,313 करोड़ रुपए स्टेक की वैल्यू है। एक शानदार तेजी टाटा कंज्यूमर ने 6 महीने में देखी है। ट्रेंट 4.5% का स्टेक यहां पर रखते हैं, 5,943 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है, और एक शानदार तेजी ट्रेंट में भी आई है। टाटा एलेक्सी 1.5% के आसपास का स्टेक है, जिसकी वैल्यू 813 करोड़ रुपए है। यहां पर भी बढ़िया तेजी आई है। टाटा स्टील 100 रुपए से 150 रुपए आ चुका है, आधा % स्टेक है, करीब 650 करोड़ रुपए के आसपास के निवेश की वैल्यू है। टाटा मोटर्स ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो 1085 करोड़ रुपए यहाँ पर इनके निवेश की वैल्यू बन गई। और टीसीएस जो भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, यहाँ पर भी फ्लैट सा इनका स्टेक है, लेकिन उसमें भी 400 करोड़ रुपए के आसपास के निवेश की वैल्यू बन चुकी है। तो इनके निवेश की वैल्यू बढ़ी है, एएमसी कारोबार एक्सपैंड कर रहा है, अर्निंग अच्छे आ रहे हैं, इस वजह से शायद स्टॉक के अंदर एक जोरदार तेजी हमने बनते हुए देखी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि स्टॉक की जो इक्विटी साइज है वो भी बहुत छोटा है, तो वो भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अपर सर्किट मूव करता हुआ स्टॉक आपको दिखाई देगा। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट इस पर मैं शरद जी आपकी राय लेना चाहूंगी। जिस तरह का एक्सपोजर है और जो हाल फिलहाल में जो सेमीकंडक्टर पर इतना बड़ा प्ले टाटा ग्रुप भी खेलता हुआ दिखाई देगा, उसमें लोग कह रहे हैं कि टाटा इन्वेस्टमेंट्स को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि लार्जली होल्डिंग कंपनी के तौर पर काम करती है। स्टॉक क्या लेकिन रखना चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए, एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जैसा हो जाएगा। टाटा ग्रुप की तमाम होल्डिंग्स आपको इसमें मिल जाएंगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और सेमीकंडक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होगी डायरेक्टली कोई लिस्टेड तो आपको प्ले मिलेगा नहीं, जो इनडायरेक्टली उसमें प्ले करेगा। और हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
बट आपको ये समझ के इन्वेस्ट करना होगा कि कुछ कुछ जो अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो वेग हो सकती हैं और बहुत लॉन्ग टर्म इन नेचर हो सकती हैं, तो जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल मेट्रिक से आपको समझ में आए। अभी यूफोरिया है तो बहुत ज्यादा स्टॉक चल रहे हैं, बट टिपिकली जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनीज को वैल्यूएशन किया जाता है होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट देके, तो मुझे लगता है ट्रेडिशनल मेट्रिक्स पे तो लगभग फेयरली वैल्यूड हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस थीम को प्ले करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं ऐसे अनडिस्क्लोज्ड वैल्यूएशंस पे बेस करके, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए सेमीकंडक्टर प्ले पे बेट करने के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन इंडियन लिस्टेड स्पेस में तो अपने पास नहीं है आज के दिन। एक इंटरेस्टिंग प्ले रहेगा टाटा इन्वेस्टमेंट में, इस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। अच्छा, मैं फटाफट से एक बार भेल का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊँगी। 12% अब नीचे रह गया है, अच्छी खासी तेज़ी इसमें थी। कंपनी की तरफ से सफाई आई है। कंपनी बेसिकली कह रही है कि 21 दिसंबर 2023 यानी कि पिछले साल इन्होंने वो सिंगरौली प्रोजेक्ट के लिए बोली दी थी। ऑर्डर इनके हाथ में अभी तक नहीं आया है। तो ये फिलहाल एक अपडेट भेल की तरफ से आता हुआ स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखकर एक्सचेंजेस या आप कह सकते हैं एक्सचेंजेस ने सवाल किया था भेल को कि आप ये अपडेट दीजिए। उनका यही कहना है कि एनटीपीसी की तरफ से अभी कोई ठोस ऑर्डर हमारे हाथ नहीं लगा है सिंगरौली प्रोजेक्ट के लिए। हमने बोली ज़रूर लगाई थी, अब वो अभी भी अपडेट आना बाकी है कि इनके हाथ वो काम आ रहा है या नहीं। बहरहाल वो स्टॉक इस समय 12-13% ऊपर ट्रेड करता हुआ। शरद जी, लेकिन भेल के लिहाज से कंसिडरिंग पहले भी कई बड़े ऑर्डर्स जहां पर इन्होंने काम किया हुआ है एक पर्टिकुलर एंटिटी के साथ, लोग समझते यही हैं कि इन्हीं के हाथ आएगा। उसी पर्सपेक्टिव में स्टॉक आज थोड़ा सा मोमेंटम पिक कर रहा था और ये पब्लिक नॉलेज में था कि भेल इनफैक्ट एक बिडर में शामिल है। फंडामेंटली आपका अब क्या स्टांस रहेगा? ऑफ कोर्स कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, आज नहीं तो कल होपफुली साफ हो जाएगा कि किसे ये ऑर्डर मिल रहा है। देखिए, अगर ऑर्डर मिलता है तो काफी बड़ा क्वांटम है, कंसिडरिंग आप 30,000 करोड़ के आसपास के फॉरवर्ड रेवेन्यूज की बात कर रहे हैं। अगर इस टाइप के स्केल का ऑर्डर मिलता है तो वो काफी बड़े तौर पे उनके ऑर्डर बुक को एस्केलेट कर देता है। और अगर हम 3 साल का भी पकड़ते हैं तो 5-6 हजार करोड़ रुपए सालाना आपकी जो टॉप लाइन है उसमें इंप्रूवमेंट की बात हम कर सकते हैं। हो सकता है 6 महीने साल भर डाउन द लाइन। तो मुझे लगता है ऑर्डर तो बड़ा है जैसे इनके लिए आता है और बाजार में जो रिएक्शन है वो लगभग उसको जस्टिफाई कर रहा है। प्लस अभी भी आप अगर कैपिटल गुड्स में अक्रॉस द बोर्ड देखें तो कितना अगले साल 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं 6-7 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आएगी। तो अगर बाकी एबीबी सीमेंट्स को आप 40, 45, 50 टाइम फॉरवर्ड दे रहे हैं, तो अगर इसको भी आप वैसी वैल्यूएशन देते हैं तो यहाँ से भी अपसाइड बच जाती है। बट कैपिटल गुड्स में वही है कि ऑर्डर इनफ्लो के हिसाब से एग्जीक्यूशन मान लेना थोड़ा सा रिस्की होता है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑर्डर इनफ्लो के हिसाब से एग्जीक्यूशन मान लें, बट एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस अलग हो सकते हैं। तब तक इकोनॉमिक जो सिनेरियो है वो एज इट इज इतना स्टेडी और रोबस्ट रहे ये भी जरूरी नहीं है। बहुत से उथल पुथल आ सकते हैं, बट भेल ने जिस तरीके से नए बिजनेसेस में भी डाइवर्सिफाई किया है, न्यू एनर्जी सेगमेंट में भी डाइवर्सिफाई किया है, उसका फायदा उनको मिलना चाहिए। तो कंपैरेटिव वैल्यूएशन के लिहाज से ठीक है, वहां भी अब इसमें अभी भी मुझे लगता है गुंजाइश रह सकती है थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स की। पिछले 2 साल में हमने अर्निंग्स में ऑलरेडी काफी बड़ी री रेटिंग्स देखी है। आने वाले समय में भी आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो री रेटिंग्स काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगी ऐसी ऑर्डर अगर अक्रेशन रहती है तो। बट अक्रॉस द बोर्ड अगर मैं कैपिटल गुड सेगमेंट को आज देखता हूं तो मुझे लगता है बेस्ट बेट प्रोबेबली एलएनटी होनी चाहिए इन प्राइसेस पे। वहां मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट सबसे ज्यादा है। ओके, बीएचएल का ये क्लैरिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे और उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक रिट्रेस भी हुआ, करीब करीब 12% ही अब ऊपर है। तो इन क्लैरिफिकेशंस के मुताबिक, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर थे 265.45 पे। चलिए अब एक काम करते हैं, आपके स्क्रीन पे निफ्टी मेटल इंडेक्स रखते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स में या फिर शनिवार को बहुत तेज़ी थी और आज भी आई थिंक सुबह हम काफ़ी बड़े बैकफुट पे खुले, लेकिन उसके बाद तेज़ी आई। अभी कुछ देर पहले हम डी हाई पर आ गए, अब करीब करीब 8329 पर ट्रेड करता हुआ तेज़ी थी। निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे था, बट स्टिल आई थिंक जो हाउस व्यूज़ थे उसमें एक कहीं ना कहीं कॉशन झलक रहा है। क्या है ये कॉशन? प्राइस आउटलुक क्या दिया गया है? बातचीत करने के लिए मेरे सही हुई दीपाली है इस वक्त। दीपाली, एग्जैक्टली किस नोट पे हाउस व्यूज़ में आपको एक कॉशन नज़र आया? क्या कहा गया है इसमें?
सीएलएसए की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है पूरे ही स्टील सेक्टर पर, जहां पर उनका आउटलुक कॉशियस है डिस्पाइट इस पॉकेट में हमने एक अच्छी रैली आते हुए देखी। और दो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स सीएलएसए की इस रिपोर्ट में नजर आ रहे हैं। पहला तो स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन, और दूसरी तरफ उनका मानना ये है, वो ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ से आगे जाते हुए जो स्प्रेड्स हैं वो लोअर साइड पर रहेंगे एज कंपेयर टू पास्ट। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 18 महीनों में ऑलरेडी वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुकी हैं, और जो कंसेंसस एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं स्टील सेक्टर की ग्रोथ को लेकर अगले 2 से 3 सालों के लिए, उन एस्टिमेट्स में जो स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी स्पेसिफिक भी व्यू दिया है सीएलएसए ने, लेकिन मेजरली उनका मानना यही है कि ऑलरेडी चाइना स्टिमुलस पैकेज की होप्स में भी हमने ये तेजी बनते हुए देखी है। एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही है कि ऑलरेडी जो कंपनीज, जो डोमेस्टिक कंपनीज है, वो कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स तो उनके बेहतर रहेंगे, लेकिन उनके मार्जिन्स पर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से सरप्लस सप्लाई की भी आशंका है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो अंडर प्रेशर रह सकते हैं। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं कॉशियस आउटलुक के साथ। हालांकि अगर कंपनी स्पेसिफिक व्यू देखें तो टाटा स्टील को सीएलएसए ने डाउनग्रेड किया है, सेल रेटिंग दी है आउटपरफॉर्म से, टारगेट 145 से कट करके 135 किया है। सिमिलरली जेएसडब्ल्यू स्टील की रेटिंग को भी डाउनग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म से घटाकर सेल किया है, और यहां भी टारगेट 810 से रिवाइज करके 730 किए हैं। दोनों ही कंपनियों के केस में उनका कहना यही है कि कैपेसिटी एक्सपैंड की है दोनों ही कंपनियों ने, जिसकी वजह से अगले 2 सालों में वॉल्यूम ग्रोथ तो काफी रोबस्ट साइड पर रहेगी, लेकिन मार्जिन्स लोअर साइड पर रहेंगे ड्यू टू वीकर स्प्रेड्स। जेएसपीएल की हालांकि बात करें तो यहाँ पर उनकी रेटिंग अंडर परफॉर्म ही है, लेकिन उनका मानना यह है कि यहाँ कंपैरेटिवली जो मार्जिन्स हैं जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील के मुकाबले जेएसपीएल के बेहतर रह सकते हैं, इसलिए यहाँ उन्होंने स्लाइटली टारगेट जो है वो इंक्रीज किया है 820 से बढ़ाकर 840। लेकिन मेजर जो कंसर्न नजर आ रहा है वो लोअर स्प्रेड्स का, स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस का, और इसीलिए कॉशियस आउटलुक स्टील सेक्टर पर सीएलएसए ने शेयर किया है। जी दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सीएलएसए का व्यू समझा, बट शरद जी आपका व्यू मेटल्स पे क्या है? और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बताऊं, मैं जो बता रहा हूँ, जब पोस्ट आई थिंक यूक्रेन और रशिया वॉर जब शुरू हुई थी, उसके बाद मेरे को लगा था कि जब वो एक सिंक आया था ना अप्रैल 2022 में, मई 2022 में, जब एक्सपोर्ट मार्केट्स इन कंपनियों के लिए कोलैप्स होने लगा था, लग रहा था कि मेटल साइकिल ओवर हो गई। बट प्राइस ने इस बार सबको चौंकाया। उस दिन प्राइस था निफ्टी मेटल इंडेक्स का लगभग 6500, आज ये 8336 की रेंज में है। आपका व्यू, मैं एग्जैक्टली सीएलएसए की व्यू पे आपका व्यू नहीं जानना चाहूँगा, बट आप क्या तर्क रखते हैं मेटल्स कंपनियों पे इस वक्त? टाटा स्टील एट ऑल टाइम हाई, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल एट ऑल टाइम हाई, नाल्को एट ऑल टाइम हाई, हिंदुस्तान कॉपर एट ऑल टाइम हाई, आपका व्यू? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ कंपनीज में तो अब वैल्यूएशंस थोड़ी सी अबनॉर्मल हो गई हैं, खास करके अगर आप हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो। हालांकि एक अच्छी कंपनी है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वगैरह उनके मिक्स में काफी बड़े हैं, बट ये वैल्यूएशंस थोड़ी सी अबनॉर्मल लगती है मुझे। बट बाजार है, कभी कभी अबनॉर्मल वैल्यूएशंस देता है, बट एक सेंसिबल इन्वेस्टर को इन अपॉर्चुनिटीज को यूज करना चाहिए एग्जिट कर जाने के लिए। मेरे हिसाब से आपको अगर 8-10 साल की स्टोरी है भी तो उसमें आपको बहुत सारे डिप्स मिलेंगे इससे मच बेटर वैल्यूएशन पे खरीदने के लिए। जहां तक अक्रॉस द बोर्ड की बात है, मेरा ये मानना है कि ज्यादातर पॉइंट्स पे मैं उनके संग इत्तेफाक ही रखूंगा सीएलएसए की रिपोर्ट के संग। मुझे भी लगता है कि वैल्यूएशंस जैसे नंबर्स में एक्सपेक्टेशन है अगले 2-3 साल लगभग फ्लैटिश नंबर ज्यादातर कंपनी रिपोर्ट करेंगी, तो बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है इन कंपनीज में। 9, 10, 11 टाइम पे ज्यादातर कंपनीज ऑलरेडी ट्रेड कर रही हैं जो इनकी हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस इनको मिलती थी। प्लस ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनको एडिशनल कॉस्ट इनकर करने पड़ेंगे, और चाइना की एक डोमिनेंट पोजीशनिंग है, स्टिमुलस की वजह से एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है कि शायद वहाँ रियल एस्टेट टर्न अराउंड हो जाए, और जनरली चाइनीज इकोनॉमी में भी एक वैल्यू बेटिंग है लोअर एंड पे की, लोअर लेवल्स पे हंट है कि भाई ठीक है यहाँ से और ज्यादा गिरने की गुंजाइश कम है, वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं और थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि मेटल्स में जितनी बड़ी कंजम्पशन चाइना की है और जितनी बड़ी प्रोडक्शन है, चाइना में थोड़ा बहुत स्लो डाउन भी अगर रहता है तो वो ग्लोबली मेटल्स को बहुत ज्यादा अपूफ क्रिएट नहीं करने देगा। तो मुझे लगता है टॉप लाइन के लेवल पे जो आपका पर यूनिट सेल्स है, रियलाइजेशन है, वहां पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। प्लस लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है चाइनीज डिमांड में कोई बहुत बड़ी रिकवरी है सच नहीं आएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो डिमांड ट्रिगर साइड पे कुछ है नहीं, कॉस्ट के साइड पे इनको जो रॉ मटेरियल का इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में कंप्लाई करने के लिए एडिशनल कॉस्ट इनकर करना होगा, और ऑन बैलेंस नंबर्स अगले साल 2 साल लगभग फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव रहने चाहिए, और ज्यादातर स्टॉक्स लगभग 11-12 टाइम फॉरवर्ड पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश तो मुझे नहीं दिखाई दे रही।
ओके, तो कहीं ना कहीं सीएलएसए के व्यू से यहाँ पे शरद जी का व्यू भी तालमेल खाता हुआ, और आएंगे इस पर कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले काम करते हैं यहाँ पे चार का चौकर ले लेते हैं। चार ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। सस्ता ऑप्शन शिल्पा राव जी के सौजन्य से आएगा, एफएनओ सुपरस्टार मानस जी के सौजन्य से, और चार का चमत्कार अमित सेठ, और नहीं एक काम करते हैं, पहले देखिएगा सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा, ये सस्ता ऑप्शन है। और उसके बाद सेकंड ट्रेड आएगा यहाँ पर, वो रहेगा आज का सुपरस्टार, ये मानस जी के सौजन्य से। चार्ट के चमत्कार अमित जी के सौजन्य से आएगा, और मिड कैप फंड शरद अवस्थी जी के सौजन्य से आएगा। शिल्पा जी, क्या ट्रेड पिक कर रही हैं आप ऑप्शन में? वीरेंद्र जी, मुझे यहाँ पे क्योंकि डिफेंस में भी अच्छा मोमेंटम है, तो मुझे यहाँ पे BEL अच्छा लग रहा है। BEL अभी ट्रेड कर अराउंड 210 तो स्पॉट प्राइस पे, तो मुझे लगता है लेकिन ये ही इस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ऑप्शन में पुट राइटिंग काफ़ी स्ट्रांग है इधर, तो मुझे लगता है कि आपको ये तुरंत 217 220 तक तो एक मूव दिखाएगा वेरी सून। तो यहाँ पे 210 का कॉल ऑप्शन आप एट दी मनी का ही ले सकते हैं, जो रफली 9 रुपये में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 6 रुपये 80 पैसा का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 15 देन 18 22 तक के भी आप लेवल्स देख सकते हैं, बिकॉज आई एम होपिंग कि BEL 225 230 तक एक बार एक मूव लेगा। 25 to 30 तक का मूव देगा, इसीलिए बेहतर है आप 210 का कॉल लेकर चलें। सस्ता ऑप्शन है ये, 8 रुपये 90 पैसे पर है, और पूरे डबल होने के आसार यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। 15-22 तक के लेवल्स रहेंगे, ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव शिल्पा ने दिया। मानस बताइए एफएनओ सुपरस्टार। देखिए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए PL पिरामिड एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे कंसोलिडेशन के बाद, तो उसके फ्यूचर में करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 954 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 1000 के टारगेट सेट करने हैं PL के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 970 वाला कॉल ऑप्शन 38-39 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 29 की स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, और इस ऑप्शन में 60 रुपए के आपको टारगेट सेट करना है। ओके, पिरामिड एंटरप्राइजेस आपकी बाय कॉल है। मानस जी का आज का एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट के चमत्कार के लिए चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरे को टाटा पावर काफी अच्छा लग रहा है। टाटा पावर का काफी नीट क्लीन चार्ट है, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, 360 380 पुल बैक हुआ था, उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था। प्रीवियस स्विंग हाई जो कि लगभग 386 387 के आसपास आता है, स्टॉक ने आज के सत्र में उसे क्रॉस कर लिया काफी अच्छे वॉल्यूम से। नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक का प्रीवियस हाई जो कि लगभग 411-12 आता, तो मुझे लगता है स्टॉक वहां जा रहा है। लेकिन फिलहाल टारगेट रहेगा 402 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा 386 रुपीज का। 386 का स्टॉप लॉस और 410 की तरफ बढ़ता हुआ ये है टाटा पावर। एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड आज जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, ट्रेड ले लीजिए बेसिकली। मिड कैप फंडा शरद जी क्या देंगे? क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ऑटो एंसिलरी कंपनी है। हमें लगता है ये स्टॉक का काफी डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करना चाहिए आने वाले समय में। कंपनी ने पिछले 2-3 साल में जो कैपेक्स किया है उसका भी असर दिखना चाहिए। प्लस थोड़ा बहुत एल्युमिनियम में प्रोडक्ट्स में जो ये गए हैं, जो ईवी में भी यूज होगा, वहां पे ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, 18 से 20% के आसपास। टॉप लाइन के लेवल पे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल, इस साल FY25 में भी लगभग कंपनी 15 से 16% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ रजिस्टर करेगी, और 25% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ आनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी के मिड एचसीवी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंस है, ऑटो ईवी में प्रेजेंस है, वो सबका फायदा उनको मिलना चाहिए। ट्रैक्टर्स में थोड़ी स्लो डाउन है जिसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ा है, बट मुझे लगता है ग्रेजुअली वो भी वो कवर अप कर लेंगे जैसे जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस उनके आते हैं और नए मार्केट्स को वो अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करते हैं। तो हमें लगता है अगले साल, इस साल FY25 में लगभग 200-220 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट करेगी। 25 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 5,000 सवा 5,000 के लक्ष्य के हिसाब से क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 5,000 सवा 5,000 के लक्ष्य के लिए क्राफ्ट्समैन ऑटो बाय साइड का ट्रेड। फटाफट से सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए दोहरा देती हूँ। BEL सस्ता ऑप्शन 210 का कॉल सजेस्ट किया शिल्पा ने, टारगेट 1522 के रहेंगे। टाटा पावर नहीं, फिर आया आपका PEL 1000 का टारगेट है, 954 का स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। टाटा पावर पे किया है अमित सेठ ने 402 के टारगेट के लिए, और अभी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की बात हो रही है
जहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए कुछ ट्रेड्स। वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से एक दो ट्रेड्स आपको दिखा दूं मैं। एक तो ONGC स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। रिलायंस, ONGC, इनमें अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। इनफैक्ट ONGC आज डे हाई की तरफ, फिर आई बेग योर पार्डन, आपका रिलायंस डे हाई की तरफ बढ़ चुका है और ONGC डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। नीलेश, पहले हम रिलायंस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ONGC का चार्ट चेक देंगे आप प्लीज? बिल्कुल हर्षिता जी, देखिए चार्ट काफी मजबूत है ONGC का और फिर से ये अटेम्प्ट कर रहा है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स को छूने का। स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, इसलिए यहाँ पर करंट लेवल पर भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। बेहतर होगा थोड़ी डिप मिले तो वहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फेवरेबल बनेंगे। 272 का स्टॉप लॉस है एंड 285 इमीडिएट बेसिस पे। उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे 295 और 300 रुपए तक के भी लेवल ONGC मास सीरीज में छूता हुआ नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी टिप मिले तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। ओके, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लियरली ONGC में है। इनफैक्ट ऑयल एंड गैस स्पेस में कई मौके हैं। गेल पर राजेश सातपुते ने एक व्यू दिया था, लेकिन राजेश पालविया, क्या आपकी नज़र MGL, IGL, गुजरात गैस जैसे ट्रेड्स पर गई है? MGL इस समय देखिए 2.5% ऊपर, OI एडिशन लगभग 6% का। IGL में भी इस समय करीब 3% की तेजी है, OI एडिशन 1.5% का है। गुजरात गैस के केस में 2.5% के OI पर 2% ऊपर स्टॉक आ चुका है। अब यहाँ पर इस आखिरी आधे घंटे के लिए कोई ट्रेड है? तो ऐसा जी, अगर ये जो स्टॉक्स का आपने जिक्र किया उसमें अगर देखें तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे तो गैस अथॉरिटी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो वहां पे व्यू हमारा बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गेल में एक अच्छे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। जिस तरीके के रोल ओवर डेटा भी थे, ये स्टॉक में एक पॉजिटिविटी रहेगी और हमें लग रहा है यहाँ पे बड़े टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं ड्यूरिंग द सीरीज। बट अगर हम बाकी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे MGL सेकंड प्रायोरिटी पे स्टॉक रहेगा, जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में बना और स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को आज पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। आज के मूव के बाद अगर ये स्टॉक 1540 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1570 1580 की तरफ भी यहाँ पे तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो MGL में यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल होल्ड रखा जा सकता है, करंट लेवल से भी बाई किया जा सकता है 1530 के स्टॉप लॉस से। ओके, MGL पे आपका व्यू 1534 पे। अब एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा विषय को तब्दील करते हैं, ट्रेडिंग से बाहर निकल के अब थोड़ा सा लंबी अवधि के समय की बात करते हैं, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं बाजार के। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री वैभव सांघवी, बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं, CEO आस्क हिज सॉल्यूशंस के। वैभव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और अर्निंग सीजन को देखा हमने और साथ ही साथ उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रिगर मिला हमको यहाँ पर वो था हमारा GDP के आंकड़े, जो शुक्रवार को हमने सीरीज के पहले दिन देखे, और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा जिसने ये ताज़ा हवा दी है बाजार को। सर, आपकी रीडिंग क्या कह रही है बाजार को लेकर? और अब क्योंकि अभी कुछ देर पहले जैसे कि हम खबर क्रैक कर रहे थे CNBC आवाज़ के एक्सक्लूसिव की, बजट प्रिपरेशंस फुल फ्लैश शुरू हो चुकी है लॉन्ग टर्म को, अर्थव्यवस्था को कोई बड़ी दिशा देने के लिए लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। ये प्लेसमेंट बाजार की है कैसी इस वक्त? इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा है, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा प्री बजट अनवाइंडिंग बाजार में पॉसिबल है? आपका व्यू? श्योर वीरेंद्र, आई थिंक अगर हम बाजार का मूवमेंट देखते हैं और लेट अस गो 4 महीने या 5 महीने पहले जब अपने स्टेट्स के इलेक्शन हुए, उसके बाद नवंबर और दिसंबर में करीबन 13% मार्केट चला इन एंटिसिपेशन के मौजूदा सरकार कंटिन्यूड रहेगी और रिफॉर्म प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। सो इस हिसाब से अगर हम आकलन करें और उसके बाद हम ये भी देखें कि जिस हिसाब से नतीजे आए हैं वो नतीजे बेटर देन एक्सपेक्टेड रहे हैं, और वो बेटर देन एक्सपेक्टेड इस कारण रहे हैं कि मार्जिन्स बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रांग रहे हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो टॉप लाइन ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो थोड़ा मार्जिनली वीक था। सो गोइंग फॉरवर्ड हम ये दोनों मेन मुद्दे को अगर फ्यूचर में एनालाइज करते हैं तो यस, जनरल इलेक्शंस आगे हैं, 2-3 महीने के अंदर जो भी होना है वो वॉलेटिलिटी रहेगी, बट एक एक्सपेक्टेशन है कि करंट डिस्पेंसेशन विल कंटिन्यू। सो पॉसिबली है कि रिजल्ट आने के बाद देयर कैन बी स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन दैट, बिकॉज काफी कुछ रैली हम पहले ही कर चुके रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने ये भी देखा है कि मार्केट में री रेटिंग हुई है, तो इस हिसाब से फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स मार्केट
अर्निंग्स को फॉलो करेगी। और जब हम अर्निंग्स की बात करते हैं तो मार्जिन्स में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, प्योरली बिकॉज कॉर्पोरेट्स देखेंगे कि वो री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, और दूसरी के वो मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए वो थोड़ी प्राइस कंपटीशन में भी जा सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स की बात करते हैं तो मार्केट्स विल स्ट्रिक्टली फॉलो अर्निंग्स। री रेटिंग की ज्यादा गुंजाइश नहीं लगती है यहाँ से। ओके अच्छा, जैसे कि आपने कहा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का क्वेश्चन भी आपने रेज किया यहाँ पर, और अर्निंग्स को हम चेज करेंगे। अभी एक हालिया मूव में पावर स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है। आज अगर आप देखें BHL, हालांकि वो एक स्टॉक स्पेसिफिक संबंधित खबर थी, NTPC आप देखिए, आप टाटा पावर को, आप REC PFC कॉम्बिनेशन को देखिए, 2-3 धड़े PSU बास्केट्स में है। एक पावर हो गया, एक आप देखिए रेलवेज, तीसरा डिफेंस, चौथा OMCs। इसमें से ज़्यादा प्रोन आपको प्रॉफिट बुकिंग के लग क्या रही हैं? एक एक करके सेक्टर में बात करते हैं। वैभव जी। वीरेंद्र, आई थिंक जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि चलो पूरे PSU बास्केट्स में उसको कैसे छाटे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे व्यू से ये देखते हैं कि ओवरऑल PSU बास्केट में जिस सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो सेक्टर्स हम लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। वेरेज जस्ट यही सिंपैथी में कि PSU है, बाकी सब सेक्टर्स चले हुए हैं तो हम भी हमारा भी थोड़ा मोमेंटम पकड़ लें, तो वो एक बेसिस नहीं है स्ट्रॉन्गर सेक्युलर मूवमेंट के लिए। सो उस हिसाब से मुख्यतः आप ये समझ लीजिए कि आप सेक्टरल व्यू देखिए जिसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस की बात करें, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का पुश मेक इन इंडिया की तरफ है, जिस हिसाब से इंडिजीनियस प्रोडक्शन की तरफ है, और जिस हिसाब से ऑर्डर्स भी दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि डिफेंस एक मीडियम टर्म सेक्टर बन सकता है अच्छी तरह से, इवन एट अ लिटिल एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। साथों साथ जो हम पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स देख रहे हैं, रिन्यूएबल्स में सोलार की बात कर रहे हैं, हमें ये भी एक सेक्टर लग रहा है जहां रिफॉर्म्स कंटिन्यूड है और जहां लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये एक सेक्टर में काफी टेलविंड अच्छी है। और जहां जहां भी PLI का पुश है, मेक इन इंडिया का पुश है, ये सभी सेक्टर्स हमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो हम PSU बास्केट को ऐसे आकलन करेंगे फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म स्टैंड पॉइंट। ओके चलिए, तो आपका PSUs पे ठीक बहुत अगर आप देखें सुलझाव आपने व्यू दिया यहाँ पर। अच्छा, निफ्टी का जहाँ लेवल है, जब ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं, इसमें 2 इंडेक्स जिनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है निफ्टी को ऊपर ले जाने में या फिर नीचे ले जाने में, वो है निफ्टी IT और निफ्टी बैंक। और दोनों में ही एक सुरक्षित डिफरेंशियल है वर्सेस प्रीवियस हाई। निफ्टी IT का वो बहुत पहले का है और निफ्टी का वो रिसेंट पास का है। इन दोनों में से ज़्यादा आपको तर्कसंगत चेज करना क्या लग रहा है इस वक्त? पहले बात करते हैं बैंक्स को लेकर। इस बार अर्निंग सीजन में एक इंसिडेंट था, दैट वाज आई थिंक HDFC बैंक। मोर और लेस उसके बावजूद अगर आप देखें तो कुछ बैंकों ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, SBI ने, ICICI बैंक ने, PSUs अच्छा कर रहे हैं इसमें। आपकी कोई लिस्ट ऑफ चॉइस है सर, मतलब कि किस ऑर्डर में पिक करना चाहिए बैंकों को और क्या अवॉइड करना चाहिए इस वक्त? आई थिंक जब बैंक्स ओवरऑल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो 2-3 चीज ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट रहेगी। 1 कि हम इस सेक्टर को तभी देख रहे हैं जहां बेस्ट ऑफ दी मार्जिन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बेस्ट ऑफ दी क्रेडिट ग्रोथ भी आ चुका है, और बेस्ट ऑफ दी क्रेडिट साइकिल भी आ चुकी है फ्रॉम ओवरऑल सेक्टर बेसिस। विच मीन्स कि यहाँ से अगर हम आगे देखते हैं और प्रॉबेबली अगर ग्लोबल ग्रोथ वीक होती है या इकोनॉमी में थोड़ी प्रॉबेबली करेक्शन होती है, माय सेंस इज के ये थोड़े पैरामीटर्स में थोड़े प्रेशर आ सकते हैं। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जो अगर हम लास्ट 5 इयर्स के एवरेज से देखते हैं तो ये बेटर लग रहे हैं, बट फ्रॉम अ ओवरऑल सेक्टरल बेसिस ये पैरामीटर्स के कारण हम एक्चुअली ओवरवेट से प्रॉबेबली न्यूट्रल आए हैं फ्रॉम आवर अप्रोच। सो अगर ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करें तो हम फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा बुलिश है रादर देन बैंक्स इटसेल्फ। दैट इज हाउ वी वुड बी लुकिंग एट द ओवरऑल स्पेस।
वैभव, आफ्टरनून। इंश्योरेंस पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि इंश्योरेंस पॉकेट में आज हमने बहुत अच्छा मूव देखा है HDFC लाइफ द लाइक्स में, और यहाँ पर मैं एक चीज पढ़ रही थी कि शायद IRDAI कुछ रैशनलाइज कर सकता है सरेंडर वैल्यू। तो जितने साल आपने उस पॉलिसी को होल्ड किया उसके बाद सरेंडर करने जाते हैं, उस बेसिस पर दरअसल वो वैल्यू तय होती हुई दिखाई देगी। इसके क्या मायने रह सकते हैं फिर ऑल ये इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, और लार्जली ये सेक्टर अब कैसे पॉइज्ड है? अगर सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर को स्पेसिफिकली देखते हैं तो वाइल द बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ही ट्रेमेंडस है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वेरी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट इन दैट सेंस। बट जिस हिसाब से वो जो सरेंडर वैल्यू की बात हो रही है, वी आर वेटिंग, हम राह देख रहे हैं कि फाइनल गाइडलाइंस ड्राफ्ट, जो भी अर्लियर डिस्कशन पेपर था उससे फाइनल क्या ड्राफ्ट गाइडलाइंस आती है, उस पर निर्भर करेगा कि ये सेक्टर की हेल्थ कैसी रहेगी। मे बी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्ट्रीट ये है कि जो भी अर्लियर ड्राफ्ट और जो भी अर्लियर डिस्कशन पेपर था वहां से थोड़ा बेटर हो सकता है, और इसी के कारण हमने देखा है कि ये मोमेंटम पकड़े हुए हैं लास्ट 2 दिन से इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्टर। बट एज अ हाउस वी विल प्रोबेबली वेट कि उसकी गाइडलाइंस क्या आती है। इन एनी केस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन दिस सेक्टर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म रिमेन्स वेरी वेरी गुड। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। और फिर इसमें आप निजी प्लेयर्स के साथ जाएंगे या फिर वो सरकारी कंपनी LIC के साथ ज्यादा बेहतर चांसेस है रिटर्न्स बनने के? आई थिंक ये सेक्टर में रिस्क रिवॉर्ड क्लियरली हम काफी फैक्टर्स देखेंगे उसके कारण, बट वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जो हम हमेशा देखते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड जिस हिसाब से बैठता है ओवरऑल रेगुलेशन के हिसाब से और इंडिविजुअल सेगमेंट मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, काफी वेरिएबल्स है जो हम आकलन करके देखेंगे कि किस बाजू जाना है। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम ओवरऑल सेक्टर लुक्स प्रीटी गुड फ्रॉम अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अच्छा है, लेकिन आप साफ शायद स्टॉक्स के नाम नहीं लेना चाहते या फिर इंडिकेट नहीं करना चाहते। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। एक और स्पेस जहाँ पर हमने देखा है अब थोड़ा सा टाइट टर्न होने की उम्मीद है, वो लार्जली IT कंपनियां हैं। जिस तरह के ऑर्डर फ्लोज अब कंपनियों ने धीरे धीरे करके डिलीवर किए हैं, जो नैस्डैक में हमने देखा है ओवरऑल एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। कंसिडरिंग ये थोड़े से साइडवेज पर रहे हैं स्टॉक्स, कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू की है आपने? सर ऑफ कोर्स आई थिंक IT सेक्टर अगर हम देखें लास्ट 1 साल में या 1.5-2 साल में जो भी बात करते हैं, सभी यही बात करते थे कि ग्लोबल इकोनॉमी वीक हो रही है, US इकोनॉमी वीक हो रही है, तो उसके कारण काफी प्रेशर हो सकता है ऑन एन IT ओवरऑल सेक्टर बेसिस। बट हमें जब ग्लोबल इकोनॉमी देखे और स्पेशली US इकोनॉमी देखे तो एक सॉफ्ट लैंडिंग का क्लियर इंडिकेशन आ रहा है एज कंपेयर टू दी अर्लियर एस्टिमेट्स। अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है, ब्याज दरें धीरे धीरे घटती है, हमें लगता है कि IT एक ऐसे सेक्टर में प्रॉबेबली जो डिस्क्रेशनरी डिमांड की बात हम करते हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेड हो सकती है। काफी कुछ नेगेटिविटी हमने ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुके हैं ऑन एन ओवरऑल सेक्टर, और यहाँ से हमें लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स काफी कुछ स्टेबलाइज होके वी शुड बी लुकिंग के FY25 शुड बी बेटर देन FY24। और अगर ये देखते हैं तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये सेक्टर थोड़ा मोमेंटम पकड़ सकता है, और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्रॉब्ली इसे देख सकते हैं। निफ्टी IT। और चलिए एक काम करिए, आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ स्क्रीन पे, दैट्स आई थिंक ग्लोबल हेल्थ। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। 1240 पे ट्रेड करता हुआ वर्सेस ऑल टाइम हाई ऑफ आई थिंक 1500, और मात्र 4 रोज में ये प्राइस डैमेज हुआ है। और वैभव जी, इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानेंगे, इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे एक मेरे मित्र ने फ़ोन किया जिनकी इस स्टॉक में होल्डिंग थी कि 5 दिन में प्रॉफिट कहाँ से कहाँ चला गया। क्या करना चाहिए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि भाई आपको प्राइसेस को रेगुलेट करना चाहिए सर्विसेज के, ये टिप्पणी कितनी गंभीर है इस पूरे सेक्टर के लिए? आप लोगों का क्या एक्सपोजर था इसमें? आप लोगों ने कैसे टैकल किया है इस न्यूज़ फ्लो को, और एक रीजनेबल अप्रोच क्या होगी अगर आप ग्लोबल हेल्थ जैसे या फिर किसी भी हॉस्पिटल स्टॉक में एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट बना के बैठे हैं तो? So Virendra, I think absolutely understand के the underlying sentiment क्या था सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो बोला है उनको फ्रॉम द सेक्टर पर्सपेक्टिव कि स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग की बात की है उन्होंने।
वाइल द सेंटिमेंट वी क्लियरली अंडरस्टैंड, बट वो इम्प्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा इन आर व्यू, प्योरली बिकॉज वन कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काफी कम है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और देयर इज मैसिव स्कोप ऑफ एक्सपेंशन फ्रॉम एन हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव. सो देखना पड़ेगा कि वो रेगुलेटरी ओवरबेयरिंग कैसे आता है इसमें. अगर वो आता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा, बट लुकिंग एट द इम्प्लीमेंटेबिलिटी वो थोड़ी हमें टफ लग रही है. सो अगर जोर से करेक्शन आता है इन सेक्टर में, तो फंडामेंटल बिजनेस फंडामेंटल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, और हमें लगता है कि एक तक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आफ्टर द करेक्शन फॉर अ क्विक ट्रेड. वैभव, ये प्रॉपर्टी कंपनियों पर क्या अभी भी मौका है खरीदारी करने का? क्योंकि हर आए दिन हम देख रहे हैं बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और जितनी तेजी से प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं उतनी तेजी से सेल आउट भी हो जाते हैं. अब वैल्यूएशन में वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है डिमांड वाइज सिनेरियो, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? और हाल फिलहाल में अगर आपने कुछ खरीदा है तो बताइए. Of course, from a real estate sector, जिस हिसाब से मोमेंटम रही है in terms of बिक्री हुई है, from an inventory perspective, I think it has been very positive. However, अगर हम valuations के हिसाब से, जैसे अर्षद आपने कहा, valuations हमें नहीं समझ पड़ रहे हैं honestly, कि whether you look at net asset value based valuations या फिर आप you cannot value real estate company on PE basis, right, in that sense. So or price to sales. सो हमें लगता है कि यहाँ फ्रॉड थोड़ी आ रही है फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव, वेयर एज रियल एस्टेट प्राइसेस और रियल एस्टेट कंपनी के प्राइसेस में अंतर रखना बहुत ही जरूरी है. रियल एस्टेट प्राइसेस may not go down in that sense purely because वो रॉ मटेरियल या कॉस्ट प्रेशर्स ही उतने ज्यादा है, whereas from a real estate stock prices I think valuations are pretty full. पॉसिबली वैभव जी, आखिरी प्रश्न, कोई अप्रोच आप लोगों ने केमिकल से बनाई है क्या? कॉन्ट्रा कॉल एट दिस प्राइसेस, मतलब प्राइसेस तो अभी भी स्टेबल नहीं हुए हैं, बट ये प्राइस क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोगों को? केमिकल प्राइसेस एट दिस पॉइंट इन टाइम, जैसे आपने कहा, सबड्यूड है. आई थिंक हम राह देखेंगे पूरी इन्वेंट्री को क्लियर होते हुए. वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव थे, इसलिए जरा भी करेक्शन ऑन द प्राइसेस ग्लोबली और लैक ऑफ डिमांड में आपने देखा कि क्या असर हुआ है पूरे सेक्टर में. वेट फॉर द सेक्टर टू क्लियर द इन्वेंट्री, और फिर हम देखेंगे कि क्या लेवल पे स्टेबलाइज होते हैं, you know, from a further investment perspective. At this point in time, we are just avoid. चलिए वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी खुल की राय रखी. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. इंडिसेस को लेके आइए आपकी स्क्रीन पे एक बार. निफ्टी इट्स 22395, बट मीनवाइल जब हम वैभव जी से डिस्कशन कर रहे थे, एक चीज़ अच्छी हुई थी कि निफ्टी बैंक ने 47,500 की ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करने की कोशिश करी. हालांकि पार अभी भी नहीं हुई है, और जो मैं बात इस 2 बजे की ओपनिंग कमेंट्री में बोल रहा था, और मैं और हर्षदा शनिवार को भी डिस्कस कर रहे थे, मॉर्निंग में भी बात हुई थी, वो है 17 जनवरी और 16 जनवरी के बीच में परसिस्ट करता हुआ गैप. बट याद रखिएगा, हम उस गैप के लोअर एज के बिल्कुल नज़दीक बंद हो रहे हैं. अगर हमें ग्लोबल मार्केट्स थोड़े सपोर्टिव मिले तो शायद हम वो एज पार कर जाए. लेकिन मैं अभी इस रणनीति पे आऊँगा, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पर BTST ट्रेड्स को पूरा कर लेते हैं. आप क्या कैरी करेंगे नीलेश, माफ कीजिएगा राजेश जी, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? वैसे वीरेन जी 2 राजेश जी है, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ. एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक मुझे लगता है कि यहाँ पे लेके जाना चाहिए. 1100 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, 1111 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा, वो 1100 के नीचे 5 पॉइंट्स का मेंटेन करे. सामने इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1140 का. 1140 के लिए एक्सिस बैंक में एक अपॉर्चुनिटी. अब दूसरे राजेश जी के पास जाते हैं. बताइए पालविया जी, क्या ट्रेड रहेगा? तो हर्षदा जी, यहाँ पे हमें लगता है कि BPCL को कैरी करना चाहिए. यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा. स्टॉक ऑलमोस्ट अब 220 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है. पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम है. BPCL फ्यूचर पे BTST करने की सलाह है. अपसाइड के टारगेट 655 660 की तरफ हमें लगता है आते हुए दिख सकते. स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 632 के आसपास. BPCL में एक अपॉर्चुनिटी इस समय बाय साइड की पालविया जी दे रहे हैं. अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा?
जी मैम, मेरी नज़र मैंने बीपीसीएल शॉर्टलिस्ट किया था, बट सिंस हो गया तो मैं चेंज कर लेता हूँ। इसके अलावा मेरे को हिंद पेट्रो अच्छा लग रहा है। हिंद पेट्रो में जो पुलबैक था वो कंप्लीट हो गया है। स्टॉक अपने एंकर्ड वीवैप लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। नैरो रेंज है काफी, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक्सपेंशन आएगा ऑन द अपसाइड। 525 का इसका प्राइस है, इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस 520 का रहेगा और टारगेट्स 535 पे रहेंगे। ओके, आपका ट्रेड है एचपीसीएल, बीपीसीएल तो एचपीसीएल सही। मानस, आप क्या पिक करेंगे? देखिए, मैं वीरेंद्र जी एमजीएल के साथ जाऊंगा। एमजीएल को आई थिंक लेके जाना चाहिए। स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो करंट लेवल्स पे एमजीएल के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1529 1529 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और 1590 के टारगेट सेट करेंगे एमजीएल के फ्यूचर में। अपॉर्चुनिटी मानस ने पिक किया और ये पॉकेट हम कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे। शिल्पा, आपका ट्रेड? जी, मेरा भी सेम सेक्टर से रहेगा। मुझे लगता है आई विल गो विथ आईओसी बहुत अच्छे लेवल पे अगेन वे होल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है 185 190 के लिए डेफिनेटली स्टॉक अप्रोच लेगा। तो यहाँ पे 168 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है 185 तो इमीडिएट टारगेट्स आने ही चाहिए। ओके, आप आईओसी, तो पूरा का पूरा ओएमसीज का बास्केट हमारा पैनल आज बाय करके जाता हुआ। अब लेके आइए निफ्टी बैंक स्क्रीन पे। निफ्टी की क्लोजिंग मोर और लेस आ रही है करीब करीब 22,388 की ट्रेजेक्टरी में। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आ रही है लगभग 47,409 की ट्रेजेक्टरी में। देखिए, अप्रोच पे कोई बदलाव नहीं है और अप्रोच वही रहेगी। प्लीज़ सुबह के रेजिस्टेंस जो मेंशन मैंने किए थे वो लेके आइएगा स्क्रीन पे। वो जो फर्स्ट सप्लाई क्लस्टर दैट वाज आई थिंक 22419466, अभी भी हम उस ट्रेजेक्टरी से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बट क्योंकि अभी तक बेस वायलेट नहीं हुआ है, 22,333 22,288 जब तक स्क्रीन पे है हम बाय ऑन डिप्स रखेंगे और पोजिशनल ट्रेड को कैरी करेंगे। थोड़ा कंसिडरेशन संभव है यहाँ पर, बट एक कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी बैंक पे अगर आप लॉन्ग थे, आपने डिप को आज भी बाय किया, तो स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। बट एक ट्रबल जोन जो मैंने कल भी कहा था, यानी शनिवार को, जो सुबह भी कहा था, 2 बजे भी कहा, दैट परसिस्ट समवेयर अराउंड आई थिंक 47,500 570। जब तक वो पार नहीं होगा, आपके पास ऐसा कोई थ्रेशोल्ड पॉइंट नहीं है कि आप निफ्टी को वो रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड कर पाएँ। हमारे हक में निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ है, दैट्स रिलायंस जो आज अपनी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है, वो हमारे लिए एक एडवांटेज है। नो इफ्स एंड बट्स, लेकिन हाँ, ट्रेड को आपको कैरी करना है। फ्रेश थ्रेशोल्ड हमें तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी 47,570 की ट्रेजेक्टरी को पार कर जाएगा। रिलायंस हमारे पास निफ्टी के लिए एडवांटेज है। मैं मार्केट ब्रेथ रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे, ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे आएगी। और तीसरे दिन सीरीज के 71 लॉन्ग्स, 25 शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट लगभग 70 और इवनली पॉइज थी फिगर्स लॉन्ग अनवाइंडिंग 19 में। आइए देखते हैं फर्स्ट स्लाइड को, जिसमें कोई राय नहीं। कैपिटल गुड्स की काफ़ी, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। आज सुबह फार्मा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन जाते जाते आज केमिकल्स और ओएमसीज ने काफ़ी मूव दिया। ऑयल एंड गैस स्पेस ने काफ़ी मूव दिया। बीएचएल आपकी स्क्रीन पे 11.5% ऊपर। इस कार्यक्रम में एक समय करीब 15.5% ऊपर था, बट क्लैरिफिकेशन आया कंपनी की तरफ से, उसके बाद थोड़ा सा डिप आया और थोड़ी ऑफलोडिंग हायर लेवल से हुई। एनटीपीसी, टाटा केमिकल, एनटीपीसी ने अपना करियर का हाई लगाया आज। टाटा केमिकल में मिड सेशन में एक पुल बैक था। बीपीसीएल में शॉर्ट कवरिंग, एचडीएफसी लाइफ में शॉर्ट कवरिंग, पावर ग्रिड में शॉर्ट कवरिंग, ओएनजीसी में शॉर्ट कवरिंग और एनएमडीसी में आज शॉर्ट कवरिंग देखी गई। सभी काउंटर्स लगभग 3-3.25% ऊपर रहे। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे था? दैट वाज एमसीएक्स लगभग 3.25%, वोडाफोन आइडिया, आयशर मोटर्स, डॉक्टर लाल पैथलैब और जेएसडब्ल्यू स्टील, वो काउंटर जहाँ पे आज थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। और लास्ट स्लाइड में जी बट इंडिया 2% नीचे, परसिस्टेंट सिस्टम, पीवीआर, आइनॉक्स और सीमेंस में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी। लॉन्ग्स थे वो कैश में कन्वर्ट हुए। और एक दो स्टॉक्स और रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे जो कि आज काफ़ी बैकफुट पे रहे। उसमें आप लेके आइए अपोलो हॉस्पिटल्स, जो पुल बैक के अटैम्प्ट सक्सीड नहीं हो पाए, उसमें अपोलो हॉस्पिटल शामिल था। ये आप समझ लीजिएगा कि जैसे कि मैं अभी ग्लोबल हेल्थ के बारे में चर्चा कर रहा था, 26 तारीख को वो खबर आई थी, मानी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। उसके बाद पेन 6080 पे आज का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली रहा। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको रिगेन नहीं कर पाया। राजेश पालवे जी, अपोलो पे आपका टेक।
तो देखिए वीरेन जी, ये पूरे ही सेगमेंट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और अपोलो हॉस्पिटल भी देखे तो पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में एक सप्लाई प्रेशर ही फेस करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में वीकनेस बनी, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये जब तक अब 6150 के नीचे बना हुआ है फ्यूचर में, यहाँ पे डाउनसाइड के टारगेट ओपन होते हुए दिख रहे हैं, जो कि आ सकते हैं करीब 6000 और 5980 की तरफ। ये स्टॉक में डाउन मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे अभी बाय तो नहीं करना है, अवॉइड करेंगे। थोड़ा यहाँ पे सप्लाई प्रेशर हमें लगता है टुवर्ड्स 5980 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में अभी भी सेल साइड की है। पिछले हफ्ते से दरअसल ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता हुआ, और आज वो अंडर परफॉर्मेंस जारी है। निफ्टी बैंक लास्ट अटेम्प्ट तेजी की दिखा रहा है, फिर से 47,400 के आसपास का क्लोज आ सकता है। 130 अंकों की बढ़त यहाँ पर बनी है, तो वहाँ पर एक मोमेंटम आता हुआ। अच्छा, बैन अपडेट आपको मैं बता दूँ, एक तो मेरे ख्याल में जी एंटरटेनमेंट वो बैन में है और रहेगा, लेकिन इसकी इसको कंपनी देने के लिए भेल आ सकता है, जिस तरह की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। 90% से ज़्यादा की मार्केट वाइड पोजीशन दरअसल भेल में आ चुकी है, इसीलिए वो ट्रेड शायद बैन में जाता हुआ नजर आएगा। सातपुते जी, भेल को कैरी करना है या नहीं? ये 278 तक तो नहीं पहुंचा, ऊपरी लेवल से काफी कूल ऑफ आ गया, क्योंकि कंपनी ने डिनाई किया कि अभी तक भैया हमें ऑर्डर नहीं मिला है। L1 बिडर नियुक्त हुए हैं, लेकिन हाथ में काम नहीं आया है। अर्षदा जी, देखिए मैंने जो लेवल दिया था 278, ये फ्यूचर का था, और आज का फ्यूचर का हाई करीबन 277.10। तो देखिए मेरे हिसाब से वो लेवल ऑलमोस्ट हिट है। रही बात कूल ऑफ की, तो मुझे लगता है थोड़ा कूल ऑफ होगा 265 से। तो अगर पोजीशन है तो एक बार के लिए स्क्वायर कर दीजिए, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए। मुझे लगता है ये 252 जो ब्रेकआउट था, पहला ब्रेकआउट, तो 255 252 एक बार के लिए रिटेस्ट हो सकता है, कूल ऑफ हो सकता है, जहां पे हमें फिर से एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है एक जो स्विंग था वो आज के लिए हो गया। जो एक स्विंग था वो आज के लिए हो गया। अब आगे देखते हैं वहां पर मोमेंटम आएगा या नहीं। पोजीशन आप काट के जाएंगे तो बेहतर रहेगा। मानस, चोला की हमने बात नहीं की। चोला इन्वेस्टमेंट 1087 पर आज थोड़ा सा वीकर साइड पर था। क्या दिख रहा है चार्ट में? क्या कुछ और शेकआउट दिख सकता है? तो देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। जब पुल बैक देखने को मिला तो भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला। तो आई थिंक ट्रेंड नेगेटिव है, और अगर ये 1060 के नीचे जाएगा तो आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी, और उस केस में आपको करीब करीब 1000 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी ना करें जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करे, 1110 के ऊपर, तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चोला की आज अगर आप देखें, हालत काफ़ी ख़राब थी क्लोजिंग के वक्त, डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। मीनवाइल एक स्टॉक पे नज़र रखिएगा कल मॉर्निंग के लिए। मैं आई थिंक अब तो क्योंकि वक्त नहीं है बात करने का, बट एक अच्छे क्लोज और एक एज के नज़दीक जाके क्लोज होने की कोशिश करता हुआ आपका अपोलो टायर्स। अमूमन जब भी टायर स्टॉक्स बहुत, ये ऑटो स्टॉक्स भागते हैं, उसके बाद एक डिफरेंशियल क्रिएट हो जाता है टायर, इंसिलरी और आई थिंक बैटरी स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स के बीच में। वो फिल होता है 5-10 दिन 15 दिन के बाद फिल होता है। अपोलो टायर्स आज करीब 535 पे ये जो क्लोज आ रहा है, ये पोस्ट आई थिंक 8 फरवरी के बाद हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ एक अच्छे क्लोज की तरफ है। डॉक्टर साहब जरा प्लीज़ इसका ओआई एडिशंस रखेंगे स्क्रीन पे एक बार, क्योंकि ये 3rd सेशन है, 4th सेशन है इस सीरीज़ का। कितने ओआई एडिशंस हुए यहाँ पे देखना काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। मेरे ख्याल से अच्छा खासा ओआई एडिशन हुआ है इसमें, क्योंकि प्राइस बार तो एग्जैक्टली ये रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा क्लोज यहाँ पे, और ये देखिए करीब करीब 1.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट जुड़े, यानी करीब 1.5% ओआई बिल्डअप हुआ। और कुछ काउंटर्स जो कि आज डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहे हैं, उसमें मानस द्वारा मेंशन MGL एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। उसके बाद साथ ही साथ आप गुजरात गैस को देखिए, गुजरात गैस भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में 8 फरवरी के बाद तब तक के हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हो रहा है। पूरा ऑयल गैस बास्केट। और मेरे ख्याल से मैं एक बात यहाँ पे कहना भूल गया, दैट्स ONGC आज जनवरी 2015 के बाद के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों कंपनी अगर आप देखें आज सुपर एग्रेसिव मोड में थी, और ONGC लगभग 9 साल के हर्षता सर्वोच्च स्तरों पर बंद होता हुआ। ओवर टू यू।
जी हाँ, वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है ओएनजीसी में। आज वैसे सरकारी कंपनियां और स्पेशली वीरू, ये सभी जो आपके पावर पीएसयू काउंटर्स रहे हैं एनर्जी साइड पर, वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम ज़रूर देखने को मिला है। तो क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखिए क्या कुछ स्क्रीन पर नज़र आया है जहाँ पर एक अच्छा खासा एक्शन आज बना है। तो कुल मिलाकर 22,409 के आसपास डे क्लोज। ध्यान रखिएगा 22,440 डे हाई था, तो 400 को होल्ड कर पाने में कामयाब है। इनफैक्ट पिछले ये तीसरा सत्र होगा जहां पर हम रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखा रहे हैं, तो मोमेंटम कायम। निफ्टी बैंक में आखिर में जाकर फिर से वो 150 पॉइंट का मूव जरूर आया, करीब 47,450 के आसपास, 460 के आसपास रादर वो क्लोज आता दिखाई दिया है। आज हमने देखा है पावर कंपनियां सबसे ज्यादा जोश में, तो वो पावर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहीं पर सबसे ज्यादा प्ले देखने को मिला है 1.5% का। आप ऑयल एंड गैस स्पेस में देखेंगे रिलायंस, ओएनजीसी, बीपी, एचपी, आईओसी सबका योगदान, और वो इंडेक्स भी करीब करीब 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ। मेटल्स का जिक्र वीरू कर रहे थे, जहां पर हमने देखा है बेस मेटल वाले प्ले में तेजी रही, फेरिस में इतनी तेजी नहीं, नॉन फेरिस में तेजी रही। कुल मिलाकर मेटल इंडेक्स हल्की सी नेगेटिव साइड पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। रियल एस्टेट में हमने देखा था काफी कुछ न्यूज फ्लो सुबह में था, तो रियल्टी मेजर्स का क्या हुआ, फ्लैट ही है ये पर्टिकुलर इंडेक्स, ज्यादा कुछ उसने हासिल नहीं किया। सरकारी बैंकों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स में क्या उभर कर आया है आज एट द क्लोज। हल्की बढ़त, लेकिन क्लियरली आज की तेजी ज्यादा निजी बैंकों ने संभाली है। अब लेकर आते हैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स जिसमें सबसे ज्यादा एक्शन था आज। ऑफ कोर्स भेल और पावर ग्रिड, इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। भेल के केस में कंपनी का डिनायल आया कि ऑर्डर हमारे हाथ लगा नहीं है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो एनटीपीसी ने अप्रूवल किया है 17,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का। स्टॉक आज 15-16% भागा था, क्लोज 12% ऊपर हो रहा है। पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। एनटीपीसी में हमने देखा एक अच्छी खासी मोमेंटम, एनटीपीसी वाला प्लांट था, बेग योर पार्डन, तो जहां पर एक मोमेंटम रहा है आज। एसजेवीएन जैसे ट्रेड्स में भी खबरें थी और वहां पर भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आगे आते हुए दिखाई देंगे। 1% का मूव ये स्टॉक दिखा पाया है। तो ये इनफैक्ट वो काउंटर्स हैं। लगे हाथ निजी कंपनी टाटा पावर भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, ये भी आपके लिए एक आउट परफॉर्मर ही रहा है। तो 3% के गेन्स उधर बनते दिखाई दिए हैं। इंडेक्स जो टिक रहा है वो 22,400 के आसपास, ये प्रोविजनल क्लोज है, देखते हैं एडजस्टेड क्लोज में उसके ऊपर रहेगा या नहीं। हीट मैप में देख लीजिएगा कितनी तेजी इस मार्केट में रही है। सरकारी कंपनियों में एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, बीपीसीएल या आउट परफॉर्मर्स रहे, कोल इंडिया भी। इसके अलावा रिलायंस का योगदान अच्छा, एचडीएफसी लाइफ में अच्छी खासी तेजी बनी, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज, आईसीआईसीआई बैंक ये दूसरे तेजी की तरफ बैठने वाले काउंटर्स थे। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक आधा % ऊपर, इंडसइंड बैंक में थोड़ी सी बढ़त, कोटक में तेजी। आज एचडीएफसी ने इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। दबाव में क्या था, स्टील कंपनियां, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, क्योंकि इस पर एक क्लियर कट सीएलएसए ने सेल कॉल दिया तो स्टॉक्स लड़खड़ाते हुए। आज एमएनएम, आयशर जैसे काउंटर्स, एलटीआई, माइंडट्री, आईटीसी जैसे काउंटर्स थे जो थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड कर रहे थे। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा हाल आज की क्लोजिंग का। अब लेकर आते हैं सीधा सौदा में क्या अपडेट रहा है आशीष और नीरज की तरफ से। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी ये टॉप परफॉर्मर्स नीरज के तेजी में। ऑफ कोर्स डॉक्टर लाल में भी इनकी अच्छे रिटर्न्स बने हैं, ये 2.5% टूटा है, सेल साइड का ट्रेड था। आशीष ने भी मैंगनीज ओर पिक किया था, 7% वो भागा। जैगल प्रीपेड लगातार तेजी में है। अमी ऑर्गेनिक्स और सिग्नेचर ग्लोबल ये दूसरे ट्रेड्स तेजी की तरफ रहे हैं। जी हाँ, तो ये टीम्स थी आज आशीष और नीरज जी की जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी जिन स्टॉक्स ने। बहरहाल ये क्लोज कहाँ आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी एग्जैक्टली 22,400 पे, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 47,418 पे, निफ्टी आईटी का हाल थोड़ा सा आज खराब था। निफ्टी आईटी आज अच्छा मैं गौर नहीं करा यहाँ पर 6 फरवरी के बाद, याद रखिएगा 6 फरवरी के बाद निफ्टी आईटी सबसे कमज़ोर क्लस्टर में जाके बंद हुआ है। तो ये एक प्रेशर पॉइंट था जिसने हमें ऑल टाइम हाई से दूर रखा। बहरहाल सोमवार बीत गया, अब कल मंगल की बारी है। सुबह एक बार फिर से पूरा का पूरा सीएनबीसी आवाज़ का पैनल आशीष, नीरज जी, हर्षदा, मैं और अनुज हाजिर होंगे 7 बजे मॉर्निंग कॉल लेके। उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।